बाकायदा आगाज़ करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। अवाम में जोश व खरोश पाया जाता है, क्योंकि एक बात समझ आ गई है कि बस अब नहीं तो फिर कब। अब वक्त एंड वाला आ गया और अब जो है ना वो हमने कम टाइम में तैयारी कर लेनी है। तैयारी के क्या हालात व वाक़यात हैं? ये भाई ने मुस्कुरा के मेरी तरफ देखा, ये सोच रहे थे कि सर ये ना पूछना शुरू कर देंगे कि परसेंटेज कंप्लीशन इस वक्त किस तरह से है। असल में चूँकि फ़ाइनल के अंदर ख़ास तौर पे जो लोग आर्टिकल्स में होते हैं वो पूरा सेशन सोचते रहते हैं कि हम क्लासें लेंगे, हम पढ़ेंगे, फिर वो सोचते हैं कि क्लासें लेने की क्या ज़रूरत है, इन लुटेरों को क्यों पैसे दें, हम खुद से पढ़ेंगे। फिर वो खुद से पढ़ने की कोशिश भी नहीं कर पाते, क्लासेस भी नहीं ले पाते, एक्टिविटीज़ थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती हैं और अल्टीमेटली आखिरी महीना आ जाता है। जब जिस वक्त दाखिला जाने का टाइम होता है उस वक्त तक भी नहीं पढ़ा होता, लेकिन एक उम्मीद होती है कि हम इंशाल्लाह पढ़ लेंगे, हम पढ़ सकते हैं, अपने ऊपर एक गुमान हो जाता है और फिर अचानक से फर्म का कोई ऐसा काम आ जाता है जिसकी वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। एक्सक्लूडिंग दोज ऑल डेज जिसमें कोई फिल्म देख लेनी थी, कोई सीज़न देख लेना था, वो तो हम काउंट नहीं ना कर रहे। इस वक्त तो वाहिद विलन फर्म है, तो वो सारे लोग जो कि फर्म में मौजूद होते हैं वो तकरीबन आखिरी महीने पे चले जाते हैं। जब आखिरी महीना आता है तो सोचते हैं कि बस अब मैंने सीरियस होकर काम नहीं करना, मैंने सारा टाइम पढ़ाई को देना है। और फर्म को पता होता है कि इनको छुट्टियों से भेजने से पहले पहले जितना निचोड़ लो, तो वो उस सारे मामले, उस सारी जद्दोजहद में जो है ना पढ़ाई बिल्कुल ही आउट हो जाती है। और एक आखिरी हल ये निकलता है, ये पंखा बंद किया जा सकता है, अगर मैं बंद कर दूँ मसला तो नहीं होगा कोई, हम ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा एसी चला लेंगे। हालांकि सस्टेनेबिलिटी के अगेंस्ट है ये वाली बात। देखें अगर आपका हाथ यहाँ तक पहुँचता है, अरे ये वाले भाई पहुँच गए, हाँ एसी का उनसे कह दे, उससे जो है ना वो आप कम तकलीफ से सुन सकेंगे। तो वो अचानक से उसको एक उम्मीद की किरण नज़र आती है कि अब जब छुट्टियां शुरू होंगी तब पढ़ूंगा। और जब छुट्टियां शुरू होती हैं तो उसे ये समझ आता है कि यही छुट्टियां हैं सुकून वाली, पेपर ने तो अपने टाइम पे ही पास होना है, ये अटैम्प्ट ना सही अगली अटैम्प्ट सही। तो अब आप तकरीबन उस टाइम पे आ चुके हुए हैं कि कुछ की छुट्टियां शुरू हो गई होंगी और कुछ की छुट्टियां शुरू होने में टाइम होगा। मैंने ये जम्शन ही नहीं ली कि आपकी छुट्टियां शुरू हुई हैं, अदरवाइज़ हम ये दोपहर में करते हैं। तो मेरी जम्शन ये है कि आप लोग इस वक्त फर्म से आ रहे हैं, मैंने इसलिए इसको 6:30 बजे रखा है। आइडियल टाइम था 6 से हम 10 की तरफ जाते, लेकिन जिससे फिर हमारी मगरिब की नमाज भी बिल्कुल ब्रेक के बीच में आती। तो प्रॉब्लम यही था कि आप लोगों ने अपनी अपनी फर्म से निकल के आना था और ऐसे में आपके लिए 6 दिक्कत वाला था। डे एंड तक हम एक दफ़ा एडजस्ट कर लेंगे कि सामने जितने लोग हैं अगर उनके लिए 6 बजे आना कंफर्टेबल है तो हम इसे 6 बजे कर लेंगे, तो उससे हम एक बड़े अच्छे तरीके से इसको तरतीब में ले आएंगे। अगर ये आप लोगों के लिए ईजी हुआ, नहीं ईजी हुआ तो कोई बात नहीं, आज का दिन तो स्टार्ट हो गया, 4 टोटल दिन रह गए। कहानी शुरू करते हैं। जाहिर है क्रैश है, क्रैश के अंदर हमारे पास ज़्यादा मार्जिन तो है नहीं। कैफ में आपने कभी कोई क्रैश अटेंड किया था? कैफ के छोटे छोटे से सिलेबस होते थे, तो वहाँ पे 10-12 दिन में क्रैश होता था, एक सवा घंटे की क्लास होती थी और हम जो है वो बड़े आराम से उसको कवर कर लेते थे साथ साथ। तो अगर आपको याद हो तो आपने अगर एंड तक भी नहीं पढ़ा होता था तो आप क्रैश में पढ़ते थे और पास कर लेते थे। सीए फाइनल आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप आज भी सीरियस हैं और आप अभी से ही बिल्कुल सीरियस होकर अपने बारे में सोच रहे हैं तो पेपर अभी भी पास हो सकता है, लेकिन इस बहुत सीरियस की डेफिनेशन में जो थोड़ी बदलनी है। आप ये मत सोचिएगा कि 5 दिन की मैं क्रैश की क्लासें ले लूँ फिर उसके बाद मैं सीरियस होने वाला माहौल चालू कर दूंगा। अगर आप सीरियस हैं तो इन 5 दिन फिर खुदा के लिए कुछ और ना करें। अगर आप फर्म में जा रहे हैं तो वो मजबूरी है, जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेट नाइट जागें, सुबह तक पढ़ें, कोई मसला नहीं है। हर दिन का टारगेट आपने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो क्रैश को इस तरह से लेके चलेंगे। सामने 2 लिंक्स आपके पास आ रहे हैं, एक बुक की सॉफ्ट कॉपी का लिंक है, क्यूआर कोड भी दिया हुआ है और टेक्स्ट में भी दिया हुआ है, ताकि अगर वो क्यूआर कोड किसी का काम ना कर रहा हो तो वो टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकता है। दूसरी तरफ इस क्रैश कोर्स का डाटा, इस क्रैश में ज़ाहिर है टाइम कम होगा तो हो सकता है कुछ जगह मैं आपसे कहूँ कि अरे भाई वो फलाना इंडस्ट्री में एक फलाना बड़ी अच्छी वीडियो है वो मैंने आपसे शेयर करनी है, फलाना जगह जी मैंने आपसे 5 एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स का फॉर्मेट शेयर करना है, फलाना जगह हमारे पास कम टाइम है मैंने ये चीज़ आपसे ओवर एंड अबव शेयर करनी है। तो जितनी भी एक्स्ट्रा ख्वाहिशात हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं, वो सारे क्रैश कोर्स डाटा वाला जो फोल्डर है वह हम साथ साथ डालते रहेंगे। हर दिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होंगी, कुछ चीज़ें अभी भी मौजूद हैं और कुछ चीज़ें साथ साथ आती रहेंगी। फॉर एग्जांपल इस क्रैश में जितनी स्लाइड्स यूज़ होंगी तकरीबन, अगर मैं रिडंडेंट वेबसाइट को वो स्लाइड्स को साइड पे कर दूं तो तकरीबन 550
और अगर उनको भी ऐड कर दूं वो जो फालतू एंड वाली चीज़ें जो किताब से भी देखी जा सकती हैं, तो कहानी तकरीबन कोई 600 के आसपास पहुंच जाती है। तो ये स्लाइड्स जितनी भी यूज़ होंगी ये सारी मेरी किताब से ली गई हैं। मेरी किताब जो है, जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने किसी ना किसी टाइम पे ले ली हुई थी, और जिन्होंने इस क्रैश के लिए अलग से एनरोल करवाया, आप लोगों को किताब भी मिलेगी। किताब में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, और प्लस किताब से ही निकाली हुई स्लाइड्स हैं जो सामने आएंगी। बस सामने थोड़े से ग्राफिकल इंटरफेस होंगे, तस्वीरें होंगी। तो कुछ लोग कहेंगे जी किताब बड़ी फीकी सी है, यहाँ बड़ा रंग बिरंगा माहौल चल रहा है। तो आप लोगों को एक दूसरा हैंडआउट भी गालबन मिला होगा, नज़र नहीं आ रहा, चलें, कुछ लोगों को ये सेकंड हैंड आउट भी मिला है जिसमें ये वाली स्लाइड्स की सारी कॉपी हैं। अगर कोई और स्टूडेंट जो ऑलरेडी एनरोल है उसके पास किताब भी मौजूद है और वो कंफर्टेबल चल रहा है तो ठीक है, और अगर उसे चाहिए कि मैं भी वो रंग बिरंगी स्लाइडें मेरे पास भी आ जाए, तो मेरे ख्याल में बड़े नॉमिनल सी कॉस्ट में, फोटोकॉपी की कॉस्ट में वो सेट मिल सकता है। हाँ, जिन्होंने पैसे भरे उन लोगों को जो है वो साथ में मिल गई, क्योंकि जो पैसे भरने वाले हैं वो बेचारे जो है ना, उनके साथ उनका एक खर्चा हुआ है। पैसे क्यों रखे हमने क्रैश के? हम तो ऐसा नहीं करते, हम इतने गंदे लोग तो नहीं है। मेरा कैफ में तो सारा कुछ, और वो इतनी बड़ी वॉल्यूम और ऑडियंस के लिए फ्री है। तो यहाँ क्रैश में पैसे, और पैसे भी वो जो तकरीबन 12 साल पहले इस्लामाबाद में 5,000 रुपये हम क्रैश कोर्स के चार्ज करते थे। तो मैं तो बहुत पीछे वाले उस पर चला गया, इसलिए कि जो मेरे अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स थे, जो SBI की क्लासेस थी और जो नियर पियर पे क्लासेस थी, वो तकरीबन 850 क्रॉस कर चुके हुए थे, अल्लाह का शुक्र है। तो हमने उन सारे स्टूडेंट्स को ऑप्शन दिया हुआ था कि अगर आप एंड ऑफ सेशन पे क्रैश कोर्स ये SBI वाले स्टूडेंट्स या वो फिज़िकली अगर आके लेना चाहें तो आप ले सकें। अब चक्कर ये है कि वो बच्चे जिनके साथ हमारी बड़ी पुरानी कमिटमेंट थी, और उसके बाद हम आवाज़ लगा देते फ्री। जब फ्री की आवाज़ लगा देते तो फिर हम साथ वाले कमरे में भी चीज़ों को कंप्लीट ना कर पाते, और वो जो एनरोल बच्चे हैं उनको होना था यार मेरे साथ तो आपने नाइंसाफ़ी की है, मेरी क्लास में जब आपने वो वाली सर्विस जिसका वादा किया था उस वक्त वो किया, तो आपने मार्केट से जो है वो सबको बुला लिया। और फिर जब फ्री होती है एक चीज़ तो लोग फिर कहते हैं चलो यार एक आध दिन ज़रा जाके शुगल करके देखते हैं, मैंने कौन सा को बहुत सीरियस होकर पढ़ लेना है। और वो जब फ्री होती है तो फिर वो उसमें टोकन ऑफ सीरियसनेस भी नहीं होता। तो अब ये है कि आप ज़िंदगी में एक दफ़ा तजर्बा करेंगे कि आपने थोड़े से पैसे खर्चे हैं, जिस पैसों में तकरीबन 1/3 कीमत की तो चीज़ें ही आपको मिल जाएंगी, जो हैंड आउट्स और वो सारा कुछ है। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता हो कि हाँ भाई मैंने खर्चा है, तो अब कम अज़ कम मैंने पैसे पूरे करने हैं, मैंने 5 दिन आते रहना है। वरना वो फ्री या बड़ा नॉमिनल सा होता तो आप किसी दिन शदीद मजबूर हो जाते। इन 5 दिन आपने बिल्कुल मजबूर नहीं होना। आंधी तूफान बारिश कोई भी ऐसा मसला, कोशिश हमारी ये होगी कि हर दिन क्लास हो बशर्ते सेहत जिंदगी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारा एक ओवरऑल पैटर्न क्या होगा? 5 दिन हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा होगा इंशाल्लाह ताला। 5 दिन का ओवरऑल अगर मैं आपको मैप बताने की कोशिश करूं तो पहला दिन हम सस्टेनेबिलिटी के बेसिक्स और वो सारे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत डीप रूटेड हमें समझ आने चाहिए, हम उसके ऊपर टाइम लगा रहे होंगे इंशाल्लाह। सेकंड डे मेनली IFRS S1 और S2 के नाम पे है। अगर फर्स्ट डे की चीज़ें पूरी नहीं हो रही होंगी तो अगले डे का जो फर्स्ट सेशन है उसमें कुछ बेसिक्स भी कवर हो रही होंगी। तो इसका मतलब है पहले 2 दिन में हम बेसिक्स और IFRS S1 और S2 इंशाल्लाह कर चुके होंगे। देन SASB स्टैंडर्ड्स, ये एक दिन इसके लिए कम है तो मैं थोड़ा सा उधार पिछले दिन से भी ले सकता हूँ और थोड़ा सा उधार अगले दिन से भी ले सकता हूँ। ये डिपेंड करता है हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल होता है। देन अश्योरेंस के लिए एक दिन रखा हुआ है और एक दिन कोड ऑफ एथिक्स के लिए रखा हुआ है। ये 5वां दिन ये अभी फ्राइडे वाला दिन है। फ्राइडे वाला दिन थोड़ा सा सेंसिटिव है क्योंकि गवर्नमेंट ने थर्सडे तक फिजिकल क्लासेस अनाउंस की हुई हैं। तो ऐसे में देखेंगे तब तक कितने लोग आ रहे हैं और फिर उस वक्त जो है ना मैं आपको थर्सडे वाले दिन बताऊंगा हमने क्या क्या एहतियात करनी है, आपने बाइक्स वगैरह किस तरह से अंदर ले आनी है, कैसे हमने कैमोफ्लाज होकर चुपके से एक कमरे में जो है ना वो इकट्ठे होकर पढ़ने की तरफ कोशिश करनी है। बाहर लाइट्स बंद कर देंगे, अंदर पढ़ाई कर रहे होंगे, इधर शीशे पे जो है वो लगा देंगे, ताला लगा देंगे, पूरा माहौल बन गया। तो बहरहाल ये हमारा 5 दिन का एक ओवरऑल मैप है। हर दिन 3 सेशंस में डिवाइड हुआ होगा इंशाल्लाह ताला। आप मुझे बहुत देर तक लगातार सुनेंगे तो आपका हाजमा ख़राब हो सकता है। तो मैं 1.25 घंटे के सेशन के बाद 15 मिनट की ब्रेक, फिर 1.25 घंटे का सेशन, फिर 15 मिनट की ब्रेक, और आखिरी सेशन जब तक आप थक चुके होंगे वो 1 घंटे का होगा इंशाल्लाह। तो ये 3 सेशंस होंगे और 3 सेशंस के दरमियान 15-15 मिनट की ब्रेक होगी। मैं ये मैप सेशन वाइज भी बना सकता था लेकिन डिपेंडिंग अपॉन ऑडियंस हमारा किसी भी सेशन पे टाइम कम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए मैंने इसको सेशन बाय सेशन नहीं डे बाय डे आपको रफ टारगेट बताया कि पहला दिन बेसिक्स पे है, दूसरा S1 S2 पे है, तीसरा SASB स्टैंडर्ड, चौथा अश्योरेंस, 5वां कोड ऑफ एथिक्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं।
प्रॉब्लम्स क्या है इस पेपर के सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एश्योरेंस? सबसे पहले इसका सिलेबस की क्या है, सिलेबस की ओवरऑल ग्रेड क्या है उसको समझना है। इसका स्कोप क्या है, सिलेबस की लेंथ मॉडरेट है, बड़ा सिलेबस है, किस तरह का है, टेस्टिंग का पैटर्न क्या हो सकता है, पास करने की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, याद करना है या रट्टा लगाना है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। रेलेवेंस अकाउंटिंग प्रोफेशनल के लिए कितनी है, और मत गेन ये पेपर सिर्फ पास करने की नीयत से पढ़ें या इस नीयत से पढ़ें कि कल को हमने इसमें कोई कैरियर भी बनाना है। तो ये सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना बीच बीच में डिस्कस होती रहेंगी। कोशिश ये करेंगे कि टाइम का एहतराम करें, लेकिन कुछ जगह ज़रूरी चीज़ होगी तो उस पर रुक के थोड़ा सा टाइम भी लगाएंगे। तो रैंडम सवाल ये है कि आपकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ कितनी है। मैं रैंडम कुछ लोगों से सैंपल पे पता कर लूँगा। फॉर एग्जांपल कितने परसेंटेज कंप्लीशन है? लेक्चर्स लिए हुए लेकिन तैयारी नहीं है। ठीक है, लेक्चर्स लिए हुए लेकिन तैयारी नहीं है जी। लेक्चर्स लिए हुए लेकिन तैयारी नहीं है। लेक्चर्स ले लिए हैं, तैयारी नहीं है। लेक्चर्स 40%। ठीक है, मैं कहीं शायद कहेंगे तैयारी है लेकिन लेक्चर नहीं लिए हुए। ठीक है, लेक्चर्स 40% है, यानी अब आप लेक्चर्स तलाक दे चुके हैं। आपने कहा अब जो होगा वो आ रहा पार है। ठीक है, वो 60% जो होना है मेरा जून के फर्स्ट वीक तक, उससे बेहतर है उसे साइड पे कर दूं और आग लगा देंगे। हाँ जी, सस्टेनेबिलिटी आप अटेम्प्ट दे रहे हैं? ठीक है, और आप अब शुरू करेंगे। फिर ये 5 दिन आप वचन देते हैं, दिन रात सुबह शाम सिर्फ सस्टेनेबिलिटी। अगर आप स्टेज 0 पे भी हैं तो इंशाल्लाह ताला ये क्रैश कोर्स आपको 80 to 90% पे ले जाएगा, लेकिन उन लोगों को लेके जाएगा जो फिर 5 दिन जो है ख्वाब भी सस्टेनेबिलिटी के देखें, जो सोए भी सस्टेनेबिलिटी की किताब मुंह पे आके वजह और जो है वो झोंका आ जाए क्योंकि पढ़ पढ़ के थक गए हैं। तो फिर अगर आप ये टाइम देंगे तो ये पेपर, अच्छी बात ये है कि रट्टा बेस्ड नहीं है ये। अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए और राइटिंग की हैबिट थोड़ी सी बेहतर हो तो इसमें चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो सकती हैं। कुछ और जी? 80 to 85% तैयार है। लेकिन अगर आईकैप वो एक ही कंटीजेंसी है कि आईकैप ओपन बुक करता है कि नहीं करता हैं, क्या मतलब? क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड जो मैं पोर्टल पे नहीं आया हुआ, वो अपलोड हो गया। इस पे परेशान नहीं होना। मतलब ये है कि जब उन्होंने अनाउंस कर दिया ओपन बुक का तो वो उसको रिवर्स नहीं करने वाले। तो ये कह रहे हैं कि अगर आईकैप ने अचानक से ओपन बुक का डिसीजन वापस ले लिया तो फिर क्या होगा? तो 30% ये कंफ्यूजन है क्योंकि अभी तक पोर्टल पे चीज़ें अपलोड नहीं हुई, चूँकि आईकैप के लिए भी ये पहली दफ़ा है। परसों हमारा वर्चुअल आईकैप के साथ मीटअप है, हमने राइटिंग में भी बातें कर ली हैं। अब हमने उनसे ख़ास तौर पे परसों का टाइम लिया है। परसों आईकैप लाहौर वालों के साथ हमारा एक वो जैसे RETs को होता है कि आपको किसी भी मसले में, संगीन मसले में अगर आईकैप से रब्ता करना है। जब मैंने उनसे लास्ट टाइम भी कहा था ना कि आपको हम जो सालाना पैसे देते हैं इसके अवज़ हमें क्या क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा था कि ये एक सर्विस है कि आप कभी भी आपके कोई स्टूडेंट परेशान हो, कोई टेंशन हो, आप अचानक से हमें लूप में लेके और हमारे साथ तय कर सकते हैं। तो परसों मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग उनके साथ ख़ास तौर पे वर्चुअल मीटअप करेंगे सुबह में, और उनको फिर कहेंगे कि भाई आपने अभी तक वहाँ पे चीज़ें नहीं डाली, वहाँ पे चीज़ें डालें या कोई क्लैरिफिकेशन दे दें अगर आपके जहन में कुछ उलट चल रहा है। ऑल्दो वो सस्टेनेबिलिटी को ओपन बुक डिक्लेयर करने के बाद जो है उसको रिवर्स करना बहुत ही अजीब सा हो जाएगा। अब मैं आपको डराने के लिए ये तो नहीं कहूँगा कि जिस आईकैप को मैं जानता हूँ वो तो SPM और MSA 1 की भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन फैला चुका है एक दफ़ा। आपको नहीं आइडिया होगा, आपके बुक, ठीक है, आप में से कुछ लोग जो है उसकी वजह से हिट हुए होंगे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे एक बात समझ आ गई कि कुछ लोग बहुत अच्छी तैयारी पे हैं, कुछ दरमियानी तैयारी पे हैं और कुछ बेसिक लेवल की तैयारी पे हैं। मैं कोशिश ये करूँगा कि हम बेसिक लेवल पे चलें और बेसिक से चीज़ों को थोड़ा सा एडवांस करें। जहाँ लगेगा कि कम टाइम है और बहुत अच्छी डिटेल बात नहीं हो सकती, जबकि ख्वाहिश डिटेल बात की थी, तो मेरे पास वो वाला फोल्डर मौजूद है जो पहले दिन आपसे शेयर किया है। जब जहाँ थोड़ी सी कमी रह जाएगी मैं वहाँ कुछ ना कुछ लेक्चर, कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो इस तरह से डाल दूँगा जो उसको कंपनसेट कर रहा है। सस्टेनेबिलिटी, आर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लिवेबल फ्यूचर। जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे थे अब जो है ना अचानक से सर पे हाथ मार के कहेंगे लो भाई ए बाबा जी फिर जज्बाती होने लगे, और मैं बिल्कुल शर्म नहीं करूँगा, मैं फिर जज्बाती हो जाऊँगा। सस्टेनेबिलिटी लिवेबल फ्यूचर के लिए जो हम लोगों की जिम्मेदारी है, बड़े अरसे बाद हमें एक उस तरह का पेपर पढ़ने को मिला है जो कि हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है। हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करते हुए, कुछ अच्छा सोचते हुए, हम पढ़ाई भी कर रहे होंगे, हम पेपर भी पास कर रहे होंगे, और जो हमारे ऊपर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे समाज की तरफ से, हम उसको भी लेके चलेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब बेसिकली है क्या? क्या है सस्टेनेबिलिटी का मतलब?
आज का बेनिफिट लेना और फ्यूचर को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आज का बेनिफिट लेना। आज का बेनिफिट फ्यूचर को कंप्रोमाइज किए बगैर लेना, सस्टेन करना, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना कि दुनिया देर तक चलती रहे, आप आज भी बेनिफिट उठाएं और आप फ्यूचर की तरफ भी जा रहे हो। क्योंकि दुनिया को इस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंसर्न्स आ रहे हैं, दुनिया आहिस्ता 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 खराबी की तरफ जा रही है। बहुत बचपन में इस तरह की दुनिया थी, आज के हालात में ऐसी है और फ्यूचर में इस तरह की दुनिया आपको नज़र आ रही होगी। खैर इस वक्त तो जंग की वजह से आज वाली दुनिया में भी इससे मिलते जुलते माहौल बन गए हैं, लेकिन यही है कि हमारे आबादाद ने दुनिया जितनी साफ़ देखी, जितनी ग्रीनरी देखी, जितना आबो हवा साफ़ देखी, जितना पानी साफ़ देखा, जितना फ्रेश रिसोर्सेज कंज्यूम किए, जो उससे अगली जनरेशन आई उसके लिए चीज़ें और डिफ़िकल्ट हुई और जो अगली जनरेशन आने वाली है उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं। तो आगे जाके लोगों को शायद ऑक्सीजन के लिए भी जो है वो अपने साथ सिलेंडर लेके फिरना पड़ेगा। तो शायद अगले बंदे जो है वो पानी पी सकेंगे ही नहीं जो ज़मीन से आ रहा है, और उनको दूर से चश्मों से आता हुआ सिर्फ मिनरल वाटर मिला करेगा और आम पानी हमारे शायद इस्तेमाल के काबिल भी ना रह जाए। शायद ज़मीनों में हम फसलें उगा ना सकें क्योंकि ज़मीन बुरी तरह से तबाह हो चुकी होगी। तो अगेन हमें आइडियली जिस दुनिया की तलाश है वो कुछ इस तरह की दुनिया थी जो, खैर एआई वाली वीडियो है तो बेचारा जो है ना वो इसके वही कलर ही चेंज होते जा रहे हैं। तो वो पुराना ज़माना जो आप अभी भी कुछ फिल्मों में ड्रामों में देखते हैं, किसी गांव वगैरह का जो कल्चर जब दिखाया जाता है, तो द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी और अब हम इस तरफ जा रहे हैं। खूबसूरत दुनिया, बेहतरीन प्रॉफिट करती हुई दुनिया, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ज़मीन की खैर है, पानी की खैर है, लोगों की खैर है। अनफॉर्चुनेटली हम इस तरफ जा रहे हैं। ये जो हम इस तरफ जा रहे हैं इसके पीछे किसका कसूर है? आपका तो नहीं होगा, ठीक है, आप तो अभी अचानक से आके बैठे थे, आपका तो बिल्कुल कोई कसूर नहीं। ये क्यों ऐसा हुआ है? ये इस तरफ क्यों जा रही है दुनिया? उन्हें कि आपकी जनरेशन को माहौल ये मिला पीछे वाला, ठीक है, और हमारी जनरेशन को आपने जो है वो ये वाला माहौल दे दिया, तो बिल्कुल सही है। तो फिर आप क्या करेंगे अगली जनरेशन के साथ? हमारी जनरेशन के लोगों को समझ नहीं आई थी, हमारी जनरेशन के लोगों को सस्टेनेबिलिटी का पेपर हमने नहीं पढ़ना था। अब आप लोगों को आई कि अपने ये पेपर दे दिया, तो क्या आप आने वाली जनरेशन को ऐसी ही दुनिया देंगे? आप प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करेंगे? कंपनियां बनाएंगे, रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे। रिसोर्सेज में जाहिर है ज़मीन से उगने वाले रिसोर्सेज, समंदर के रिसोर्स, हर तरह के रिसोर्स यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर है कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, पानी भी गंदा होगा। तो क्या आप प्रॉफिट नहीं कमाया करेंगे आप लोग? लिमिटेशन भी ड्रॉ करेंगे। आप लिमिटेशंस को समझेंगे, आप देखेंगे कि दुनिया में रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। आपको जितने रिसोर्सेज मिले हैं आप शायद उससे ज़्यादा बेहतर ना कर सकें, लेकिन आप कम से कम उसको सस्टेन तो कर सकते हैं। वो सस्टेन करने के लिए आपको कुछ छोटी छोटी सी प्रैक्टिसेस करनी होंगी। आपको प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम करना होगा, आपको जो है वो जो जलने वाली चीज़ें हैं उनको कम से कम कवर करना होगा, दुनिया को बेहतरी की तरफ लेके आना होगा, वो समाज जो बड़ा नेगेटिव हो चुका हुआ है उसको अच्छाई की तरफ लेके जाना होगा। बहुत पहले बचपन में बहुत ही कम सुनते थे किसी ने स्ट्रेस की वजह से खुदकुशी कर ली, और अब बहुत कॉमन हो चुका हुआ है। यंग एज में हार्ट अटैक नहीं आया करते थे, अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हुए हैं। तो हर वो चीज़ जो पीछे सफाई की तरफ थी, बेहतरी की तरफ थी, आहिस्ता 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 दुनिया में वो खराबी की तरफ आ चुकी हुई है। रीज़न पीछे यही है कि लोग अपना प्रॉफिट करने के चक्कर में सबका कबाड़ा निकाल रहे हैं। आपने अगर आज इस कमरे में बैठ के एक एक्टिविटी करनी है तो आप मशीन भी चलाएंगे, आप धुआं भी निकालेंगे, आप जो है वो रिसोर्सेज भी लेके आएंगे, और आप परवाह नहीं करेंगे मैंने रिसोर्सेज जहाँ से लिए हैं क्या वहाँ दोबारा उगे भी या नहीं, कहीं मैंने ऐसे रिसोर्सेज तो नहीं इस्तेमाल कर दिए जो रिन्यूएबल थे ही नहीं। वट यू नो इज़ कि आपका प्रॉफिट, और आप बड़े फ़ख्र से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बताएंगे कि रेवेन्यू हमारा इतना, एक्सपेंस इतना और ये प्रॉफिट, और आपके स्टेक होल्डर खुशी खुशी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ये होता था, बट अब स्टेक होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को समझ आ गई है कि अगर हमारी कंपनी इन्वायरमेंट को बेहतर नहीं कर रही तो अल्टीमेटली सब के सब तबाही की तरफ जा रहे होंगे। अंग्रेज़ों को ये ख्याल आना शुरू हो गया कि अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो फिर तो दुनिया ख़राब से ख़राब होती चली जाएगी। आज के मौसम बड़े अब्रप्ट हैं, आज हीट वेव्स बड़ी ज़ालिम आ जाती हैं, अब ग्लेशियर अचानक से पिघल जाते हैं, बड़े अजीब व गरीब से सैलाब आना शुरू हो गए हैं दुनिया में, अजीब से मौसम में अजीब सी यालाबारी होना शुरू हो जाती है। ये सब के पीछे वो सारी हरकतें हैं जो हमने अपने मौसम के साथ, अपनी दुनिया के साथ कर ली है। तो इसमें नॉर्मली यही है कि जो हमसे अगली आने वाली नस्ल है वो ऑब्वियसली ये सोचेगी कि जी मेरे साथ क्या किया आप लोगों ने, यानी कि ये जो नए बच्चे हैं
आप लोग तो, अब आप लोग भी इतने बुजुर्ग हो गए हैं कि अब आपसे भी नीचे एक जनरेशन है जो, आप लोग तो वो होंगे जेन जी, तो आपसे नीचे जो है वो जेन अल्फा भी मौजूद होगी। अब तो बीटा जो है वो, हाँ अब तो बीटा वाली जनरेशन भी शायद इस साल वाली को बीटा कह देंगे या अगले साल वाली को बीटा कह देंगे, तब तो आप भी पुराने हो गए। और वैसे भी अब जीने वाली जिंदगी कितनी रह गई है 67 भाई। मैंने बचपन में जो देखा था, जो हमारे दादे वगैरह होते थे वो 100 साल, 90 से 100 साल के दरमियान उनकी ज़िंदगी होती थी। और जो मैंने अपने से ऊपर वाली नस्ल देखी है वो 70 के आसपास उनकी डेथ्स हो गई। मैं 50 के आसपास मर जाऊंगा, आप 30 साल की एज में मर जाएंगे। मैंने पहले अपने आप को मारा है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों की ज़िंदगियां कम होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो लेयर पसंद हो गए हैं, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जो मसनूई चीज़ें उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अल्टीमेटली ये सब कमर्शलाइजेशन ने दुनिया के साथ ये किया। प्रॉफिट की प्यास में लोग पानी पी गए सारा, दरख्त काट दिए, ज़मीनें बंजर कर दी, फैक्ट्रियाँ लगा दी, हवा आलूदा, पानी आलूदा, ज़मीन आलूदा, जाएँ तो किधर जाएँ। तो जब ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो ये आने वाले जो बच्चे हैं ये हमसे पूछते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी आसाइशों के चक्कर में हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर दिया। तो अब ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी कि हमने आने वाले बच्चों को वैसी ही दुनिया देनी है जैसी दुनिया हमें मिली थी। उससे बेहतर दे दें तो बहुत प्यारी बात है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं हम ये कह रहे हैं कि बेटरमेंट नहीं, सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन करो, कम से कम इकोनॉमिकली, सोशली, इन्वायरमेंटली सस्टेन करो, चीज़ों को चलता रहने दो। तो अदरवाइज आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें मध्यम होती चली जाएंगी और जो है ये बच्चे हमसे सवाल पूछेंगे। ये एक स्टूडेंट ग्रेटा, इसने एक ज़माने में जो है ना बड़ा शोर मचाया। इसने कहा कि जी ये तुम सब बड़े जो है ना क्या कर रहे हो हमारी नस्ल के साथ, ये सारे बड़े जो है वो हमारे रिसोर्सेज खा गए हैं, इन्होंने अपने अपने प्रॉफिट कर लिए हैं। जब हम बड़े होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन भी कम होगी, पानी भी कम होगा, रिसोर्सेज भी कम होंगे और ये दुनिया हमारे लिए लिवेबल रहेगी नहीं। तो इससे पहले कि मेरी जनरेशन बड़ी हो और फिर मुझे पता लगे, मैं आज ही इनकलाब ले आऊँ और आज लोगों के ख़िलाफ़ जो है ना वो धरने देना शुरू कर दूँ। इसने धरने देने शुरू कर दिए। स्कूल के टाइम पे स्कूल नहीं जाती थी ठीक है, इसने अपने तौर पे सोचा कि चलो एक वो समाजी कॉज भी है और दूसरा ये भाई शाम के वक्त तुम धरने दे लो। वो स्कूल के टाइम पे निकल के उसने जो है ना एक बहुत बड़े ग्रुप को बागी करना शुरू कर दिया और जगह जगह जनाब जाके शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर इस लेवल पे शोर मचाया कि इसकी वीडियोस आती थी, इसकी बातें लोग सुनते थे और बड़े हैरान होते थे कि यार ये छोटे बच्चे आज हमसे क्या पूछ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर कर डाली, तकरीर का उन्वान हाउ डेयर यू, और इसने फिर लताड़ा है सबको कि तुम लोग होते कौन हो, तुम ज़िंदगी में मुझसे पहले आ गए हो तो इसलिए रिसोर्स पे तुम्हारा ज़्यादा हक है। क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ने ये दुनिया सबके लिए बनाई थी, तो जो हमसे पहले आ गए हैं उनका सिर्फ ये प्लस है कि वो हमसे पहले आ गए हैं, और अगर वो रिसोर्सेज ख़त्म कर रहे हैं और हमारे तक रिसोर्स ना पहुँचे तो क्या होगा। तो अगेन बड़ा कम ऐसा होता है कि एक छोटी एज के बंदे को जो है ना वो पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन के मुताबिक जो है वो किया जाए। तो ये एक टाइम पे इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को इन्फ्लुएंस किया और फिर लोग इस पर परेशान होना शुरू हो गए। अब होता यह है कि हम सोचते हैं कि हमने क्या करना है और हमने आगे लोगों को दुनिया कौन सी देनी है। तो ये सोच थोड़ी सी गलत हो जाती है। अगर हम सोच थोड़ी सी बदले, वी डू नॉट इनहेरिट अर्थ फ्रॉम आवर एंसेस्टर। ये नहीं सोचना कि हमने अपने आबाओ अजदाद से दुनिया ली है, ये सोचना है कि हमने अपने बच्चों से इसको बोरो की ली है। हमसे आगे बच्चों ने ये दुनिया इस्तेमाल करनी है। तो जब आप ये कहते हैं ना कि सर आपकी नस्ल ने तबाही फेर दी, हम तो अच्छे लोग हैं, तो यूँ सोचेंगे तो आप कहेंगे मेरे से पिछले बुरे थे, ठीक है मैं भी ऐसे करूँ। आपने पिछलों को नहीं देखना, आपने देखना है कि जो अगले हैं, जो आपके भतीजे भांजे वगैरह हैं, क्योंकि मैं आपके बच्चे तो मतलब नहीं कह पाऊँगा, लेकिन वो जब आपसे अगली जनरेशन आएगी तो उसके लिए ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि भाई हमने क्या किया है और चीज़ें किस तरह से लेके चले हैं। तो ये एक अच्छा टाइम आ गया है कि हमने सोचना है। अभी तक पढ़ाई तो बीच में है ही नहीं, अभी तक तो समाज है। अब समाज के बीच में से हमने पढ़ाई भी निकालनी है कि वो किस तरह से होगा। अब जब बातें चली रही हैं तो मैं नॉर्मली इसमें एक चीज़ शेयर करता हूँ कि जब मैंने एक छोटे बच्चे से पूछा कि तुम्हें क्या मसले हैं, तो उसने कहा जी मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलती। उसको पता ही नहीं था कि बड़े जो है वो धुआं मचा रहे हैं, बड़े बिजली खा रहे हैं, बड़े इस तरह से कर रहे हैं। तो छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं। तो फ्यूचर के लोगों से अगर हम पूछें कि जी आपको क्या मसला है, तो
उनको तो अभी वो इतने छोटे हैं कि पता ही नहीं है। तो फिर मैंने एक ऐसे फ्यूचर के बंदे से पूछा जिसको आज सब कुछ पता है, चैट जीपीटी। उससे मैंने कहा जी मुझे मेरे नाम में ख़त लिखो, हम बड़ों के नाम में ख़त लिखो कि तुम्हें हमसे क्या परेशानी है। तो उसने ख़त लिखा, ज़मीन की फरियाद हमारी आने वाली नस्लों के नाम। कभी सोचा है कि हम अपने बच्चों को क्या विरासत दे रहे हैं? क्या नीला आसमां, हरी भरी ज़मीन, बहते दरिया और सांस लेने के काबिल हवा, या धुआं, शोर, खुश्क दरख्त और जलती ज़मीन? हम ज़मीन के मालिक नहीं, इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये कुर्रार्ज़ हमारे लिए नहीं, उन नन्ही आँखों के लिए जो अभी दुनिया देखने आई ही नहीं है। हम अपनी आसाइशों की खातिर इनके हिस्से के वसाइल ख़त्म कर रहे हैं। पानी, दरख्त, फ़िज़ा, तवानाई सब तेज़ी से कम हो रहे हैं। कल जब वो पूछेंगे अम्मी नदी क्यों सूख गई है, अब्बू आसमान इतना धुंधला क्यों है, हमें सांस लेने में दुश्वारी क्यों है, तो क्या जवाब देंगे? हम कहेंगे कि हमने अपनी आसानियों के लिए तुम्हारा मुस्तकबिल कुर्बान कर दिया। सस्टेनेबिलिटी यानी पायदारी का मतलब सिर्फ माहौल बचाना नहीं है, बल्कि ज़िंदगी को काबिल बका बनाना है। ऐसी ज़िंदगी जहाँ हवा साफ़ हो, पानी मीठा हो, दरख्त साया दें, ज़मीन माँ की तरह मेहरबान लगे। अगर आज हमने एहतियात नहीं की तो आने वाली नस्लें हमें खालिक के तरक्की नहीं बल्कि कातिल फितरत कहेंगी। हमें बदलना होगा अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी तरजीहात। दरख्त काटने से पहले बीज बोना सीखना होगा, पानी ज़ाया करने से पहले एक एक बूंद की कदर करनी होगी। तरक्की के माने बदलने होंगे। तरक्की इंसान को ज़िंदा रखे, ज़मीन को ना मारे। ये ज़मीन हमारी नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हमने इसे संभाला नहीं तो आने वाली नस्लें सिर्फ किताबों में सब्ज़ दुनिया का किस्सा पढ़ेंगे कि हाँ कभी ज़िंदगी ऐसी भी होती थी कि ज़मीन से पानी निकला करता था, कभी लोग बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर के भी सांस लिया करते थे। बाकी आने वाली नस्लें तो इस तरह की बातें कहेंगी। जैसे आज जो है वो अगर मैं किसी को बताऊं कि जी कभी ज़मीन के बहुत करीब करीब पानी निकल आता था, तो मैं अपनी ज़िंदगी में ज़मीन में 30 फुट के बोर पे 30 फुट्स पे नीचे से ठंडा मीठा पानी आ जाता था, और आज 350 फुट पे जाके पानी मिलता है। तो चीज़ें कम हो रही हैं, ख़राबी की तरफ जा रही हैं और हम इसको नहीं देख रहे। तो आज इस वक्त क्रैश कोर्स को साइड पर रखते हैं, पढ़ाई को साइड पर रखते हैं, पेपर को साइड पर रखते हैं। ये कौमी फरीज़ा है, ये पूरी दुनिया का मसला है। पूरी दुनिया मिलकर अपने प्रॉफिट के चक्कर में ख़राब करती जा रही है चीज़ों को। अब अगर इस चीज़ को हमने चेंज करना है तो हम कहाँ रोल प्ले कर सकते हैं? अकाउंटेंट्स बीच में कहाँ से आ सकते हैं? दुनिया अकाउंट्स क्यों बनाती है? क्यों कोई अकाउंट्स बनाता है? भाई मैं तो अपने दायरे के अकाउंट्स नहीं बनाता, बड़ी दिक्कत होती है। बस मैं मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लेता हूँ। ये अकाउंट्स, डिस्क्लोजर, IFRS को फॉलो करें, फलाना फलाना। क्यों दुनिया इस प्रोसेस से गुजरती है? अकाउंटेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए। किसको ट्रांसपेरेंसी चाहिए? शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स तो प्राइवेट कंपनी में भी होते हैं, तो लिस्टेड के अंदर ज़्यादा चीज़ें क्यों और बाकियों में कम चीज़ें क्यों? पब्लिक इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट होता है तो गवर्नमेंट जज्बाती होती है, कानून बनाती है और कानून बना के कहती है आप लोग अपने अकाउंट्स बनाया करेंगे। फिर अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग के प्रिंसिपल बनाते हैं और कहते हैं अकाउंट्स ऐसे बने होने चाहिए। फिर ऑडिट वाले ऑडिट के प्रिंसिपल बनाते हैं और वो कहते हैं आपने ऐसे ऑडिट करना है। तो आज सस्टेनेबिलिटी भी एक टॉपिक है। दुनिया अभी तक देखती थी कि जिस कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिट्स हैं वहाँ इन्वेस्ट किया जाए। अब इन्वेस्टर्स एजुकेट हो रहे हैं। अब सारी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता समझ रही है कि हम उन कंपनियों के साथ चलें, उन बिजनेसेस के साथ चलें जो ज़्यादा सस्टेनेबल है, जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंट तबाह नहीं कर रहे, और अगर इन्वायरमेंट को तबाह कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इन्वायरमेंट को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अकाउंटेंट्स ने जब दुनिया को सिखाया था कि अकाउंट्स ऐसे बनाओ, जब दुनिया को सिखाया था कि इसका ऑडिट इस तरह से होगा, तो आज हम दुनिया को इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग भी सिखा सकते हैं। आज हम उसको ऑडिट भी करके दे सकते हैं। आज दुनिया के स्टैंडर्ड में हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जिस तरह से लॉ ने कभी कहा था अकाउंट्स बनाओ, अब अगर लॉ कह देता है कि आप सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट्स बनाएं, तो वी आर द पर्सन जो उन्हें गाइड करेंगे कि रिपोर्ट्स किस तरह से बननी है। हम उन्हें बताएंगे इसमें किस तरह का डाटा डालना है। फिर जब रिपोर्ट्स बनेगी तो जाहिर है वो तो कुछ भी प्यारा प्यारा सा लिख देंगे, हम बड़े अच्छे लोग हैं, इन्वेस्टर भरोसा कर लेगा। अकाउंट्स में भी जब कोई झूठ बोल रहा होता है तो फिर हम एक दूसरे रोल से भी आते हैं, अश्योरेंस वाले रोल से, ऑडिट वाले रोल से, और हम आके कहते हैं ठीक नहीं है, ये गलत है, तुम ऐसे करो या ऐसे करो। तो हुआ ये कि हमने इस दुनिया में अकाउंटेंसी सिखा दी सेठों को जो हमेशा देसी तरीके से चलते थे, ऑडिट सिखा दिया दुनिया को, और अपने समाज को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए एक पूरी वर्कफोर्स दे दी जो कि अकाउंटिंग के ठेकेदार बन गए। अब जब दुनिया अकाउंटिंग से एक स्टेप आगे जा रही है और अब एनवायरमेंटल अकाउंटिंग की बातें कर रही है, सोशल अकाउंटिंग की बातें कर रही है, तो वी आर द वेरी राइट पर्सन जो दुनिया को इसके फ्रेमवर्क बता सकते हैं।
फ्रेमवर्क सिखा सकते हैं, हम जिस जगह पे मौजूद हो हम उस जगह पे अपने सेठ को बता सकते हैं ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी। हम अश्योरेंस देते हुए दुनिया को बचा सकते हैं उस झूठी कंपनी से जो झूठे तरीके से बता रही है कि जी ये हुआ और ये हुआ था। तो हम उनको एक बड़ी तसल्ली से अश्योरेंस दे सकते हैं कि नहीं जी ये वाली कंपनी सच बोल रही है या ये कंपनी झूठ बोल रही है। तो हम अकाउंटेंट्स का एक बड़ा मज़ेदार रोल डेवलप होना शुरू हुआ है। किसी ज़माने में अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग करता था, फिर जब दुनिया में आईटी तेज़ी से आई, कंप्यूटराइजेशन आई, सॉफ्टवेयर्स आए, टूल्स आए, वेबसाइट आए, ऐप्स आई, तो क्या हुआ, अकाउंटेंट को समझ आ गया कि अब अकाउंटिंग जो है ना वो जो किताबों वाली फिजिकल किताबों वाली अकाउंटिंग वो साइड पे हो जाएगी। तो क्या समझा उन्होंने आईटी को सीखा, उन्होंने नए निज़ाम को सीखा। इससे पहले कि आईटी की कंपनियां अकाउंटिंग सीख लेती, अकाउंटेंट्स ने आईटी सीख ली और कहीं ना कहीं इदारों के निज़ाम, सिस्टम, डाटा, रिस्क और इस तरह की बातें करना शुरू कर दी और फिर इन ऑडिट फर्म्स ने आईटी की इम्प्लीमेंटेशंस करना शुरू कर दी। उससे फ़ायदा ये हुआ कि अकाउंटेंट मरने से बच गए, उनको एक नया एवेन्यू भी मिल गया। तो अब आज अकाउंटेंट सिर्फ अकाउंटिंग नहीं करता, वो डाटा पे भी काम करता है, वो सिस्टम्स पे भी काम करता है, वो सिस्टम्स के ऑडिट भी करता है, सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट भी करता है। उसने अपने लिए एक एवेन्यू देख लिया। तो ये बड़ा राइट टाइम है, इस वक्त हम अपना एक नया एवेन्यू देख सकते हैं विच इज सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबिलिटी को जब हम नया एवेन्यू देख रहे हैं, आज जब मैं आपके सामने क्लास में ये खड़े होकर ये बातें कर रहा हूं तो ये इस तरह की बातें आज से 25 साल पहले अंग्रेजों ने अपने यहाँ की हैं। आज से 8-9 साल पहले मिडिल ईस्ट वालों ने अपने क्लासों में और अपने दुनिया में की है कि भाई क्या हो रहा है, हम क्या किस तरफ जा रहे हैं। दुनिया ने रियलाइज किया, रिकग्नाइज किया कि दे नीड टू चेंज। उसके बाद हल्की दुनिया ने और फिर हम जैसे हल्के लोगों ने अब आहिस्ता आहिस्ता हमने भी रियलाइज़ करना शुरू कर देना है। तो बाहर के मुल्कों में सस्टेनेबिलिटी की प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं। बहुत सारी जगह पे स्टेक होल्डर इन्वेस्ट करने से पहले सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखता है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट के ऊपर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ अश्योरेंस, नॉन अश्योरेंस गाइडलाइन दुनिया में आना शुरू हो गई है और ये बड़ी करीब करीब की हैपनिंग ज़्यादा है। तो जिस तरह से आज हमने इसे समझा है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप कहें सर आज तो आप बता रहे हैं ये कैरियर पाकिस्तान में तो डेवलप होते होते 10 साल लग जाएगा। आपने पाकिस्तान में जॉब्स थोड़ी करनी है खाली। तो हो सकता है आप में से किसी ने सिंगापुर के लिए अप्लाई किया हो और वहाँ पे एक जो जॉब पे इंटरव्यू करने वाला आपसे पूछ रहा हो और वो कहे कि हाँ भाई बताएं पर सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स को लेके आप किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे हमारी कंपनी में। आपने कहा हाँ मेरा पेपर पास है। ये तो नहीं होगा। अब दुनिया जिस तरह से अब अकाउंटेंट से आईटी की बात भी पूछी जाती है, अकाउंटेंट से टैक्स के बारे में पूछा जाता है, तो टैक्स, आईटी, ये सारी चीज़ें एम्बेड होती चली गई। तो अल्टीमेटली अब आपके लिए जो है वो सस्टेनेबिलिटी भी तो एम्बेड हो जाएगी। तो अकाउंटेंट्स इस टाइम पे बड़े मज़ेदार रोल में हैं। अगर आप अपने कारोबारी फ़ायदे के लिए दुनिया का फ़ायदा कर जाएँ, तो अगर आप अपनी जॉब्स सिक्योर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी सीख लें, आप अगर सिर्फ ऑडिट सर्विस के बजाय आपको सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस की सर्विस भी पता हो, एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आप चाहे समाजी तौर पे ना सोचें, आप कमर्शियल होकर सोचना शुरू कर दें। देर आर जॉब्स फॉर यू, देर आर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ टू यू, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें। और चूंकि नई फील्ड है, दुनिया को बहुत ज़्यादा समझ नहीं, तो इस तरह के ऑफिसर जिनको ये वाली चीज़ें आती हैं उनकी सैलरीज भी थोड़ी सी बेहतर होती हैं। तो ऐसे में ऑडिट तो हर किसी को करना आता है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस की असाइनमेंट्स इस वक्त बहुत महंगे में हो रही हैं क्योंकि बड़े कम लोगों को आती हैं। और अगेन पाकिस्तान में तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट बन रही है ना, दुनिया में तो मार्केट मौजूद है और इस वक्त पाकिस्तान यहाँ बैठ के दुनिया में बहुत सारी सर्विसेज भी दे रहा है। तो आप लोग आगे कल को अपनी फर्म बनाएं, आप नौकरी करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, आप किसी भी तरफ जाएं, सस्टेनेबिलिटी इज़ न्यू फ्यूचर। तो इससे पहले कि हमें 10-15 साल बाद समझ आए कि ओहो ये काम की चीज़ थी, हमें उठा लेनी चाहिए, आज हम सस्टेनेबिलिटी को एज अ प्रोफेशन उठा सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि क्या है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलेंगे। तो अब हमारा जो स्कोप है वो चेंज हो चुका हुआ है। अब हम सिर्फ अकाउंटेंट के तौर पे अपने आप को नहीं देखेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी के तौर पे। अगर मैं ये बात नहीं करूँगा तो आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे होंगे कि आपने पेपर पास करना है। मैं हमेशा कहता हूँ सस्टेनेबिलिटी में मेरी इस क्लास का लोएस्ट आउटपुट ये है कि आपका पेपर पास हो जाए। ये मेरा सबसे छोटा आउटपुट है जो मुझे इस क्लास से चाहिए। मुझे इससे ऊपर के आउटपुट चाहिए। उससे ऊपर के आउटपुट ये चाहिए कि आप लोग सस्टेनेबिलिटी को समझ जाएं, आप इस लेवल पे समझ जाएं कि आपने अंदर स्किल सेट डेवलप कर लें, आप इस तरह से समझ जाएं कि आप इसकी चीज़ों को समझना शुरू कर दें, इसके नए स्टैंडर्ड्स पढ़ना शुरू कर दें। आप अपनी जॉब के इंटरव्यूज़ में बताएं, आप जिस कंपनी में जा रहे हो उस कंपनी को सजेस्ट करना शुरू कर दें। ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव है।
थर्ड ऑब्जेक्टिव जो उससे ऊपर का ऑब्जेक्टिव है ये है कि आप लोग कल को अपनी अपनी फर्म्स बनाएं और उस फर्म्स के अंदर सस्टेनेबिलिटी की एश्योरेंस दें और ईमानदारी से एश्योरेंस दें। और जो सबसे ऊपर का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी वजह से समाज बेहतर हो जाएगा। अगर दुनिया ने आज अकाउंटिंग सस्टेनेबिलिटी की सही से करना शुरू कर दी, उसको सही से रिपोर्ट करना शुरू कर दी और आपने उसकी सही से एश्योरेंस देनी शुरू कर दी, तो दुनिया के ऑर्गेनाइजेशंस बाउंड हो जाएंगे ईमानदारी करने पे, बाउंड हो जाएंगे कि वो एहतियात से चलें, चीज़ों को साथ लेके चलें। तो इस टाइम पे हमारा कमर्शियल ऑब्जेक्टिव दुनिया का समाजी ऑब्जेक्टिव है। तो सस्टेनेबिलिटी को अच्छी तरह से समझने में हमारा पेपर भी पास होता है, हमें जॉब या क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं, हम अपने समाज को भी बेहतर कर पाते हैं, हम अपने रब को भी थोड़ा ज़्यादा राज़ी कर लेते हैं। ये सारी बातें वो हैं जो हमारे मज़हब ने सिखाई हुई हैं हमें। सफाई का ख्याल रखना, किसी के साथ नाइंसाफ़ी मत करना, आने वाले बच्चों के साथ एहतराम करना, उनके साथ बुरा ना होने देना, बहुत सारी इवन जंग के रूल्स और हर चीज़ तो इस्लाम ने सिखाई है। रिलीजियस तरफ ना भी जाएं तो भी समाजी तौर पे सस्टेनेबिलिटी जो है वो इस टाइम पे एक नया फ्यूचर है। और इससे पहले कि कोई और इसको अच्छे तरीके से समझ ले, वाई नॉट कि हम इसको समझ लें। IKEAP ने बहुत अच्छे टाइम पे इनिशिएटिव लिया और दुनिया में एक हॉट टॉपिक अक्सर स्टैंडर्ड 2024, 25, 26 के तारीखों के हैं। तो इस टाइम पे हम वो चीज़ पिक कर रहे हैं जो दुनिया ने 10 साल पहले नहीं पिक की। दुनिया ने भी स्टैंडर्डाइजेशन प्रॉपर तरीके से 2-2.5 साल पहले ज़रा ज़्यादा की है। तो IKEAP ने हमें अच्छे टाइम पे एक ब्रांडेड वो पेपर पढ़ा दिया जो कि इस वक्त मार्केट की आवाज़ है। अब ये सारी समाजी और ये सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के अब ज़रा आते हैं थोड़ा सा पेपर की तरफ। इस पेपर के साथ इश्यूज़ क्या हैं? SRA मतलब सस्टेनेबिलिटी, रिपोर्टिंग एंड एश्योरेंस। सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग और एश्योरेंस किस तरह से होगी, इसके अंदर कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स ये हैं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग इंतहाई खुश सब्जेक्ट है और बहुत सारे लोग किताब उठा के देखते हैं या स्टैंडर्ड देखते हैं और कहते हैं यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत ईजी सी बात है। और जब उसको बेदिली से पढ़ते हैं तो ना समझ आती है ना पेपर के लिए तैयार हो पाते हैं। तो एक प्रॉब्लम ये है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग, ऑब्वियसली वी नीड अंडरस्टैंडिंग। क्लासेस का एक फ़ायदा ये होता है कि आपको कम टाइम में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। 4-4.5 महीने बहुत दूर की बात है, 5 दिन गुजारने के बाद भी आपका अंडरस्टैंडिंग का जो स्केल है वो 0 से 70% पे कम से कम जा चुका होगा इंशाल्लाह। यानी आप मुझे भूलना भी चाहेंगे ना घर जाके तो इंशाल्लाह आपको सोते सोते भी मेरी बातें दिमाग में जाके टकरा रही होंगी, क्योंकि ये मैं बातें कर बड़ी अच्छी रहा हूँ। ये इस टाइम पे ये दुनिया की अच्छाई के लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर मैं वो बात कर रहा होता जिससे मैंने आपको पेपर पढ़ाना होता तो वो एक कमर्शियल बात होती। मैं इस वक्त वो बात कर रहा हूँ जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और पूरी दुनिया के लिए इस वक्त फ़ायदेमंद है। अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़रूरी है। टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, सवाल देख के नहीं समझ आएगा कि कौन सा टॉपिक है, किस चीज़ को किस तरह से हमने कवर करना है। सिलेक्टेड क्रैमिंग, कुछ जगह पे जो है वो आपको लगना शुरू हो जाएगा मुझे चीज़ें याद करनी है, कुछ जगह आप सोच रहे होंगे मुझे समझना है। फिर आंसर को ड्राफ्ट कैसे करें, राइटिंग की प्रैक्टिस किस तरह से हो। नेबर सब्जेक्ट सारे बड़े भारी। CFEP 1 रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा पेपर, CFEP 2 IKEAP का सबसे बड़ा पेपर, CFEP 4 एक बड़ा टेक्निकल मज़ेदार किस्म का एक इस तरह का पेपर जिसमें फाइनेंस की बातें जो उससे पहले सिर्फ BIA में थोड़ी सी पढ़ी हैं। अकाउंटिंग में तो आप 3-4 पढ़ के आ रहे हैं, अकाउंटिंग इंट्रो पढ़ ली, FAR 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली और फिर आप रिपोर्टिंग में पहुँचे। तो इसके आसपास सारे बड़े भारी सब्जेक्ट हैं। तो होता ये है कि जैसा कैफ में होता था, आप एक सब्जेक्ट उठाते थे, साथ अकाउंटिंग होती थी, इस सब्जेक्ट की बारी नहीं आती और अकाउंटिंग पढ़ते रह जाते थे। तो आप में से अक्सर के साथ ऐसा होगा कि बड़े शौक से जनवरी में पिक कर लिया होगा सस्टेनेबिलिटी और फिर मार्च में सोचा होगा यार अभी तक इसकी बारी ही नहीं आई, कोई बात नहीं, दाखिला भेजते वक्त देख लूँगा कि मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं। दाखिला भेजते वक्त अचानक से लगा नहीं मैं कर सकता हूँ, दाखिला भेज दिया। और कुछ ने सोचा 2 पेपरों का दाखिला भेजना है, चलो दूसरा सस्टेनेबिलिटी डाल देते हैं, शायद कोई एंड पे जैकपॉट लग जाए। और ये करके सो गए और फिर जो है ना इसको टाइम दिया ना कुछ और, फिर अचानक से पता लगा क्रैश कोर्स हो रहा है। उस क्रैश कोर्स में 5 दिन पढ़ के शायद हम एक जो है ना वो तुक्का लगा सकते हैं। सिर्फ क्लास सुन के तुक्का नहीं लगेगा, आपने साथ देना होगा। जो छोटी छोटी सी बातें मैं बता रहा हूँ उसको लेके चलना होगा। तो यस, ये पेपर सिलेबस वाइज इतना तगड़ा या इतना स्ट्रांग नहीं है कि कम टाइम में हो नहीं सकता। शायद मेरा ये CA फाइनल का सबसे छोटा क्रैश कोर्स है जो आज तक मैंने कभी कराए होंगे। 5 दिन 4 घंटे, ये बड़ा कम है। मैं एक ज़माने में 10 दिन के, 7 दिन के, 4-4 घंटे, 3.5 घंटे इस तरह से क्रैश कर रहा होता था। तो ये मैंने बड़ा कम टाइम रखा है। क्यों? क्योंकि इसका सिलेबस ग्रिप में आने वाला है। ये 5 दिन में पकड़ा जाएगा इंशाल्लाह, उससे जो उसे पकड़ना चाह रहा होगा। उम्मीद है आप अलर्ट होकर सुन रहे हैं। आपने नोट किया है टाइम बहुत स्लो चल रहा है।
इतनी सारी बातें, और अभी क्लास शुरू हुए 40 मिनट भी नहीं हुए, और 1.25 घंटे का तो पहला सेशन है हमारा। तो इसका मतलब है कि आप इन्वॉल्व हो चुके हुए हैं। जब आप एक चीज़ को इन्वॉल्व होकर करते हैं तो यस, आपके लिए फिर टाइम में वसअत आ जाती है। तो अल्लाह करे आप चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को आगे लेके चल रहे हो। बुक कौन सी चूज़ की जाए और ओपन बुक एग्जाम का इसमें क्या वो होगा। जिस वक्त तक जब ये सेशन आया था तो उस वक्त आईकेएप ने चीज़ें ओपन बुक नहीं की थी। उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि आईकेएप ने क्या किया था, स्टैंडर्ड उठा के वेबसाइट पर डाल दिए थे कि ये स्टैंडर्ड है। लोग स्टैंडर्ड को देख रहे थे और गंदे गंदे से मुंह बना रहे थे। तो उस टाइम पे मुख्तलिफ टीचर्स ने इसके ऊपर वर्किंग की, किसी ने शॉर्ट नोट्स बनाए, किसी ने कोई किताब बनाई, किसी ने बहुत बड़ी किताब बनाई, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको एड्रेस किया। बट अगेन वी नीड अ सोर्स बुक। हमें कम से कम एक किताब चाहिए। हमें कैफ से आदत पड़ी हुई होती है कि हम टीचर की किताब उठाते हैं, उसने चीज़ें आसान करके लिखी हुई होती हैं, हम उसको पढ़ लेते हैं। बट अगेन जब ओपन बुक एग्जाम मौजूद है तो फ़ायदा ये होगा कि आप टीचर की किताब ज़रूर यूज़ करें, लेकिन रट्टा नहीं मारना। अब आपको जो बड़े बड़े एरियाज होंगे, आपको पता होगा मेरी अंडरस्टैंडिंग है, पेपर में ज़रूरत पड़ गई मैं ओपन कर दूंगा ओरिजिनल स्टैंडर्ड और वहाँ जाके देख लूँगा। हमें सेशन में बीच में जब मौका मिलेगा तो हम मुख्तलिफ चीज़ें ओपन करके देखेंगे, और जहाँ मौका नहीं मिलेगा मैं आपके साथ अलग से रिकॉर्डेड में छोटे छोटे से वीडियो शेयर करूँगा जहाँ मैं स्टैंडर्ड्स को ओपन करके अपनी रेगुलर क्लास में दिखा रहा ताकि आप लोगों को कम टाइम में भी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ एक किताब की नीड है। एक बड़ा सब्जेक्ट है इस हवाले से कि कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन अगर क्वांटम की बात करें तो बहुत ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। तो इसको समझने के लिए यू नीड अ बुक जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ रहे हों, क्वेश्चंस भी हों प्रैक्टिस के लिए, सॉल्यूशंस भी हों। तो ऐसे में मैंने आपको शुरू में QR कोड दिखाया था, मेरी किताब सॉफ्ट कॉपी में आप लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो किताब या फिजिकल ले चुके हुए हैं या उनके पास सॉफ्ट में है, और जो क्रैश कोर्स में अलग से पेड स्टूडेंट्स आए हैं उनको डे 1 पे ही किताब की कॉपी भी दे दी गई है, और साथ में एक दूसरा जो स्लाइड्स हमारी जितनी भी चल रही हैं ये सारी स्लाइड्स का हैंड आउट भी दे दिया गया है। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो चूंकि चीज़ें समझ रहे हैं, उनके पास किताब में नोट हुई हुई है तो उनको शायद स्लाइड्स की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप अपना ज़रा वो चाहते हैं कि हाँ भाई मेरे पास एक किताबचा हो जिससे मुझे हो कि हाँ भाई ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, तो शायद उसके लिए आपको वो हैंड आउट देने पड़े। मैंने कोशिश की थी कि वो कम सफ़ों पर आ जाएँ, लेकिन उसके बाद जो हमारे फोटोकॉपी वाले भाई उनके पास कागज़ मोटा वाला पड़ा हुआ था, उससे वो फील उतनी मज़े की नहीं आई जैसे मैं चाह रहा था। मेरी जो फील थी, वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिला है दूसरा वाला, वो उससे भी आधा फील होता। तो अब एक किताब आपके पास मौजूद है, मेरी सारी स्लाइड्स उस किताब से बनी हुई हैं। ये सारी स्लाइड्स की सॉफ्ट कॉपी भी मौजूद है वहाँ पे क्रैश कोर्स वाले फोल्डर में, और किताब की सॉफ्ट कॉपी भी किताब वाले फोल्डर में मौजूद है। तो सब आपके पास है, बस आपने फोकस करना है। और इफ़ यू नीड कि मेरे पास एक फिजिकल कॉपी हो तो ये बुक शॉप पे बड़े कम पैसों में फॉर सेल भी है। मेरे ख्याल में 650 के आसपास की जो है वो बुक शॉप से मिल जाती है, और वो भी नहीं ख़रीदनी तो सॉफ्ट में भी आपके पास मौजूद है। सबसे उलझन आ रही है तो ये जो हैंड आउट्स हैं ये भी मेरे ख्याल में वो फोटोकॉपी का जो रेट होगा उस रेट पे आपको इनसे मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई 115-20 सफ़े हैं टोटल, आगे पीछे करके वर्क के कम हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर कुछ नहीं यूज़ करना, किताब भी यूज़ नहीं करनी, तो कम से कम वो वाला हैंड आउट आप इनसे परचेज कर लें ताकि आपके पास कुछ टेंजेबल हो, रेफ़र करने के लिए कुछ हो। ओपन बुक एग्जाम का इम्पैक्ट क्या होगा, हर एरिया में उसका इम्पैक्ट बदल गया है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। मैं जो जो एरिया करा रहा हूँ मैं साथ साथ ओपन बुक के हवाले से भी बताता रहूँगा कि ओपन बुक के हिसाब से आपने यूँ सोचना है, ओपन बुक के हिसाब से आपने यूँ सोचना है। तो हमारे सिलेबस में जो एरियाज़ हैं, अभी जब एरियाज़ आएंगे तो मैं थोड़ा सा और बेहतर बता सकूंगा। लेकिन ये है कि SASB स्टैंडर्ड्स का काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, वहाँ ओपन बुक हमें काफ़ी हेल्प करती है। एथिक्स और एश्योरेंस जो कि बहुत बड़े एरियाज़ हैं, वहाँ ओपन बुक हमें कॉन्फिडेंस देती है, हेल्प करे या ना करे, कॉन्फिडेंस देती है कि मैं कहीं फंस गया तो मैं उसको ओपन करके पढ़ सकता हूँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको फिर रट्टे नहीं मारने पड़ रहे होंगे, आपको पता होगा कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। ले दे के S1 और S2 वो वैसे ही बड़े मुनासिब साइज़ के स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें तो अगर ओपन बुक से एक अच्छी ग्रिप आपको हो और आपसे उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जिस भी एरिया को डिस्कस करेंगे मैं साथ साथ ओपन बुक का तड़का उसमें ऐड करता जाऊँगा इंशाल्लाह। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम को कैसे टैकल करना है। अब अगेन आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट होगी आईकेएप की CFAP में, तो इस वक्त क्रैश कोर्स में हमारे पास इतना मार्जिन नहीं है, लेकिन मैं उस क्रैश वाली फोल्डर में मैं अपने टीम मेंबर को भी कह देता हूँ कि साथ साथ नोट कर लें मैं जो जो वादे कर रहा हूँ, ताकि हम रात के वक्त वो उन फोल्डर्स में डाल दें।
तो एक वीडियो आपसे शेयर हो जाएगी जिस वीडियो में वो जो ICAP का जो टूल है उसको किस तरह से यूज़ करना है, वहाँ से आपने किस तरह से रेफ़र करना है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लॉ से रिलेटेड मैंने ज़्यादा गाइडेंसेस दी हुई हैं, तो कॉर्पोरेट लॉ का सब्जेक्ट मैटर को जहन में रखते हुए मैंने उसकी प्रैक्टिस कराई है कि उस टूल को हमने कैसे यूज़ करना है, नीचे वाली चीज़ ऊपर कॉपी कैसे करनी है, वहाँ टैब्स कैसे होंगे, सवाल कैसे नज़र आ रहे होंगे। तो इस वक्त हम क्रैश में अगर उस सारे इंटरफेस की तरफ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, वो वीडियो अलग से उस क्रैश वाले फोल्डर में मिल जाएगी। यानी एनीथिंग जो हम यहाँ नहीं कर पाएंगे और मेरी ख्वाहिश है मैं उस फोल्डर में डाल दूंगा और वो फोल्डर आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। जो मैंने शुरू में QR दिखाया था, मैं आज दी एंड पे दोबारा से भी आपको QR कोड दिखा दूंगा इंशाल्लाह। तो इसके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के ऊपर हमारे पास डेडिकेटेड अलग से सेशन है। सिलेबस आउटलाइन जी जी। अब इस तरह की छोटी छोटी सी बहुत सारी मिथ्स हैं कि क्या ICAP में क्वेश्चन पेपर हार्ड में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो पेपर नया आता है उसमें ICAP शुरू में वादा करता है कि हम हार्ड में देंगे 1-2 अटेम्प्ट तक, और मज़े की बात है कि अक्सर वो भूल जाता है कि उसने ये कहा था कि मैं फिर नहीं दिया करूँगा, तो कुछ जगह वो बड़ी देर तक देता रहा। अभी इज़ अ सस्टेनेबिलिटी में भी पहली दफ़ा है, तो पहली दफ़ा में वो हमेशा कमिट करते हैं कि हम आपको हार्ड में भी देंगे, लेकिन किसी भी वक्त पहली अटेम्प्ट के बाद वो किसी भी वक्त इस डिसीजन को वापस ले लें, कोई पता नहीं। जैसे अभी भाई तो परेशान है कि ओपन बुक का डिसीजन वापस ना ले लें। तो फिलहाल हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पेपर हार्ड में मिलेगा, लेकिन हमारा जो परसों ICAP के साथ वो है ख़ासतौर पे इसी को लेकर सस्टेनेबिलिटी, हम उसमें ये चीज़ और एक्सप्रेसली उनसे कंफर्म भी कर लेंगे। अभी तक तो वो ये मुसलसल ये कंफर्म कर रहे हैं कि मिलेगा। सिलेबस आउटलाइन, सिलेबस के 3 एरियाज हैं। पहला एरिया इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट्स एंड इट्स एप्लीकेशन, बेसिकली बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड S1 IFRS S1। देन हमारे पास सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आ जाती है जिसके अंदर IFRS S2 और SASB के 12 स्टैंडर्ड्स, 30 से 40 नंबर की वेटेज, और फिर सबसे छोटा वेटेज वाइज और सबसे बड़ा लेंथ वाइज अश्योरेंस रिलेटेड कंसिडरेशन। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन दोनों पोर्शंस को मिला लें तो भी इसका हाफ बनता है। ये काफ़ी लंबा चौड़ा 250 सफ़े का कोड ऑफ एथिक्स का डॉक्यूमेंट है, 225 सफ़े का अश्योरेंस का डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर उन्होंने डिटेल से जो है वो तसल्ली से अपने सारे शौक पूरे किए हुए हैं। इन्होंने सोचा जब बच्चे आए हैं तो इनको तसल्ली से हम चीज़ें समझाएं। तो सरप्राइजिंगली 30 से 40 नंबर के लिए जो हमारे पास रिटन कंटेंट है वो ना होने के बराबर है। क्योंकि हुआ ये कि जिस वक्त सिलेबस आ रहा था उस टाइम पे ICAP को खुद भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया नहीं था कि इसका सिलेबस किस तरह से वो करें, ड्राफ्ट करें। इन्होंने सोचा कि हम IFRS S1 डालेंगे, S2 डालेंगे, SASB के कुछ सिलेक्टेड स्टैंडर्ड डालेंगे, बाकी सारी चीज़ें। आई पर्सनली बिलीव, मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, मैं शायद अज़राए मजाक कह रहा हूँ कि उन्होंने ये सारी चीज़ें उठा के ChatGPT को दी और उसको कहा ज़रा एक प्यारा सा सिलेबस बना दो। ChatGPT को सबसे पहले S1 मिला, उसकी गहराई में उतरा, उसके ऑब्जेक्टिव्स पकड़ के लिखने शुरू कर दिए, फिर सोचा चलो ये एरिया पूरा हो गया 30 से 40 नंबर का। पर अगले एरिया में गया, उसके बारे में कुछ लिखा और एंड पे जो उसे कचरा मचरा नजर आया उठा के तीसरे में डाल दिया। तो इंतहाई अजीबो गरीब सा हमारा सिलेबस बना हुआ है, बहुत ही अजीब सा बना हुआ है। यानी जो हमारा पहला पोर्शन है 30 से 40 नंबर का, ये सिर्फ S1 है, IFRS S1 एक स्टैंडर्ड, और वो स्टैंडर्ड ने कंक्रीट बात नहीं की, हवाई बात की है, ओवरऑल जेनेरिक बात की है कि आइडियली आपको किस तरह से डिस्क्लोजर देने होंगे। तो मैं पहले पोर्शन को ये मानता हूँ कि दैट इज बेसिक्स प्लस IFRS S1। क्योंकि जब मॉडल पेपर बनाने लगे तो उस टाइम पे भी उन्हें एहसास हुआ कि हमने सिलेबस में क्या किया है, तो फिर मॉडल पेपर के अंदर भी उन्होंने जो पहले पोर्शन के अंदर सवाल डाले वो उसमें थोड़ा सा S1 की अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादातर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी पे बात की। तो मैंने फिर अपनी किताब में 3 एक्स्ट्रा चैप्टर्स छोटे छोटे से सिर्फ इस नीयत से डाले कि उसमें हम बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे होंगे, और मैं भी आज का पूरा दिन बेसिक्स पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि ICAP उन बेसिक्स को जहन में रखते हुए कि आपको पता होगा आपसे कोई भी जजमेंटल बेस्ड सवाल पूछ सकता है। अगर हम इसे देखें तो अब सिलेबस नहीं पढ़ रहे इस वक्त हम, IFRS S1 का जो नहीं शुरू में स्कोप डॉक्यूमेंट नहीं होता कि ये आपको क्या क्या बताएगा, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड डेफिनेशंस, डिस्कस द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, फेयर प्रेजेंटेशन, मेटीरियलिटी, रिपोर्टिंग एंटिटी, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन। जो ना IFRS S1 पढ़ा है उन्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। डिस्कस द कोर कंटेंट, गवर्नेंस स्ट्रेटेजी, रिस्क, एक्सप्लेन जनरल रिक्वायरमेंट कवरिंग सोर्स ऑफ गाइडेंस फलाना फलाना, इवेल्युएट द इम्प्लीकेशन ऑफ जजमेंट, अनसर्टेनिटी एंड एरर्स, discuss qualitative characteristics of useful sustainability related financial information, discuss the effective date। अब ये कौन सी सिलेबस आउटलाइन है जिसमें एक सिलेबस, एक स्टैंडर्ड की इफेक्टिव डेट इतनी अहम चीज़ है इनके लिए कि डिस्कस द इफेक्टिव डेट एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इशू स्टैंडर्ड्स।
और एंड पे उन्होंने सोचा कि यार अब और तो कुछ बात नहीं हुई, तो इवेल्युएट द लोकल सस्टेनेबिलिटी रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज एप्लीकेबल टू द वर्क ऑफ अकाउंटेंट इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। इधर भी गलती हुई है, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखना था, लिख दिया, कोई बात नहीं, खैर है। उनका लिखा हुआ देखा हमने अपनी जगह, लेकिन हमने ज़रूर सोच लिया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि जब उन्होंने बाद में गाइडेंस दी कि उस गाइडेंस में कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी वहाँ पे डाल दिया, जिससे नज़र आया कि बेचारे यहाँ कहना चाह रहे थे कि जो लोकल लॉ के इन्वायरमेंट के अंदर सस्टेनेबिलिटी की बातें वो क्या है। तो चूंकि ये एक अच्छा खासा एरर है, इसको इग्नोर भी नहीं करेंगे, हम IFRS S1 पे टाइम देंगे, लेकिन व्हाट आई बिलीव कि मैं पहले पोर्शन को 30 से 40 नंबर वाले को ज़्यादा सोचूंगा। मैं ही नहीं सोचूंगा कि ये सिर्फ S1 है, मैं सोचूंगा कि ये S1 प्लस ऑल द बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, क्योंकि मॉडल पेपर में उन्होंने क्या किया, सस्टेनेबिलिटी के कमेटी के अगराज़ मकासद पूछ लिए, तो सस्टेनेबिलिटी के रिस्क वगैरह भी पूछ लिए, तो सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड जनरल डिस्कशन मॉडल पेपर में डाल दी इस एरिया के सवाल बनाते वक्त। देन हमारे पास सेकंड एरिया जो आता है सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अगेन आपको पता है, अगर आप ChatGPT को कोई काम दें तो वो शुरू में बहुत डिटेल से जाता है, फिर जब वो थक जाता है तो वो गुजारा मुजारा करना शुरू कर देता है। एक तरफ S1 में गए और उसकी इतनी बातें कर दी, और दूसरी तरफ एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव स्कोप एंड डिफाइन टर्म, डिस्कस एंड अप्लाई कोर कंटेंट कवरिंग गवर्नेंस, ये हमारा S2 हो गया। और उसके बाद जो है वो हमारे डिस्कस एप्लीकेशन गाइडेंस रिगार्डिंग क्लाइमेट रेजिलियंस और ग्रीन हाउस, तो ये S2 की बेसिक हो गई, आगे की बातें हो गई। और देन SASB के स्टैंडर्ड्स, प्रोफिशिएंसी लेवल 3 थ्रू आउट, एक आध जगह 2 नजर आ रहा है, या यहाँ इफेक्टिव डेट पे 2 था, वो सोचा अब यहाँ प्रोफिशिएंसी 3 लिख दें तो और बेइज्जती वाली बात है। ये प्रोफिशिएंसी लेवल क्या होता है? वो तो टेस्टिंग लेवल है, प्रोफिशिएंसी लेवल है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कितनी गहराई में अंदाजा होगा। एक ये है कि आपको कितना गहराई में अंदाजा होगा, और एक ये है कि हम सवाल कितना तकलीफदेह बना सकते हैं। तो प्रोफिशिएंसी लेवल आपको इसके लिए कितना प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी है, तो इफेक्टिव डेट समझने के लिए आपको सेकेंड लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी चाहिए, लेकिन थ्रू आउट ज़्यादातर जगह आपको प्रोफिशिएंसी थर्ड लेवल की नज़र आ रही है। तो ये हमारा दूसरा वो है IFRS S2 और SASB 30 से 40 नंबर। फिर तीसरा वेटेज एरिया आता है, और शॉर्ट कर दिया, एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि एश्योरेंस की बात, और दूसरे में लिख दिया एथिक्स की बात, और ये 25 से 35 नंबर का। तो व्हाट आई बिलीव इज कि एक अच्छा खूबसूरत पेपर शुड बी ऑफ 6 सवाल, 2 सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ से। जब 2 सवाल आए तो एक सवाल और उसके सारे पार्ट्स एश्योरेंस से रिलेटेड, और अगला सवाल और उसके पार्ट्स एथिक्स से। इधर के 2 सवालों में से एक सवाल का एक पार्ट S2 से और एक आध पार्ट में थोड़ा सा किसी और SASB स्टैंडर्ड का जिक्र, नहीं तो S2 और S2 की जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग का एक सवाल, और एक सवाल उन 12 इंडस्ट्रियों में से कोई सी 2 इंडस्ट्रियों को 2 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाए। जब पहले पोर्शन में आए तो S1 अकेले से सवाल बनाते हुए इन्हें शर्म महसूस होगी, और उन्होंने अपने मॉडल पेपर में भी थोड़ा सा हिंट देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे हम एक सवाल S1 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक सवाल प्योर बेस अंडरस्टैंडिंग का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ रट्टा काम नहीं आएगा, जहाँ आपकी राइटिंग कैपेबिलिटी काम आएगी। चूंकि आज तक इसका कोई पेपर नहीं हुआ, तो आई डोंट हैव पास पेपर एनालिसिस, तो हम सारी चीज़ें एक्सपेक्टेशन, प्रोफेशनल जजमेंट और इन सारी चीज़ों के ऊपर चल रहे हैं बेस्ड ऑन कि ICAP में जब नया पेपर आता है तो ICAP क्या करता है, पहली दफ़ा उसकी लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या रखता है, पहली दफ़ा वो थोड़ा सा हाथ हल्का रखता है। इस वक्त पेपर नया है, इस पर हाथ हल्का रखना है, और ऊपर से ICAP ने हाथ वो दूसरी तरह से रास्ते ओपन कर दिए हैं, आपके सर पे भी हाथ रख दिया हुआ है, तो पेपर पे भी हाथ हल्का है, आपके सर पे भी हाथ रखा हुआ है। वो इस वक्त चाह रहे हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें, तो गोल्डन टाइम है, वो क्वालिफाई भी करवाना चाह रहे हैं, इस पेपर में तकलीफ भी नहीं देना चाह रहे, पहली अटेम्प्ट है। तो जो जून में ये पेपर देगा वो बरगजीदा लोगों में से है, और जो उसमें रह जाएगा वो उसके बाद जो है ना वो मुंह छुपाता फिर रहा होगा कि मैं कैसे ऐसी गोल्डन अटेम्प्ट में रह सकता हूँ। तो आप में से जो फेल हो जाए उसने कुफर किया है, वो जो है ना वो उसकी पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। तो इसमें फेल होंगे तो पूरी ज़िंदगी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, फेल नहीं होना। मैं तो पता नहीं ऑब्जेक्टिव नंबर 4 पे पहुंचा हुआ हूं और आप 1 से स्लिप हो जाए। मॉडल पेपर ICAP ने फिर मॉडल पेपर शेयर किया आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए। तो इन्होंने इस तरह से किया कि सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 3 घंटे 30 मिनट है, विच इंक्लूड्स 15 मिनट रीडिंग टाइम। तो आपको पता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की वजह से अब ये पेपर को 3.25 घंटे के बजाय 3.5 घंटे पे ले गए, और इससे रिलेटेड कुछ और बातें हैं, लेकिन वो आज का हमारा मुद्दा नहीं है। एक क्वेश्चन उन्होंने दिया, इस तरह से करके 2 पैराग्राफ नजर आए, फिर इस तरह से पैराग्राफ नजर आए,
12 नंबर का एक पार्ट, 13 नंबर का एक पार्ट, बिल्कुल उस तरह से जैसे ACCA में एक 25 नंबर का सवाल होता है, काफ़ी हद तक उस तरह के पैटर्न। तो एक बड़ा तगड़ा सवाल बना दिया, उसके 2 पार्ट्स वो कर दिए, और इसके अंदर उन्होंने जो है वो S2 की बातें पूछ ली, और यहाँ पे उन्होंने S2 से रिलेटेड कॉमन सेंस वाली बातें पूछ ली। इस वाले सवाल में उन्होंने S1 से रिलेटेड 15 नंबर का सवाल डेवलप कर दिया कि आप उसको जज कर सकें। इस वक्त हम इनकी गहराई में नहीं उतर रहे, मॉडल पेपर के भी सवालों की डिस्कशन की वीडियो भी हम उसी तरह के फोल्डर में डाल देंगे इंशाल्लाह। ये फिर अगला सवाल है। इस सवाल में उन्होंने क्या किया, ISS से 5000 के मुताबिक आपने रिपोर्टिंग क्राइटेरिया और उसके बारे में बात करनी है, और फिर आगे उसके साथ सस्टेनेबिलिटी की डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड और उन चीज़ों के साथ उसको लिंक करके एश्योरेंस को कवर करने की कोशिश की। एक सवाल में उसने एथिक्स से रिलेटेड एक जनरल सा सवाल बनाया, ऐसा सवाल जो कि आपके कैफ लेवल पे भी पूछा जा सकता है, ऐसा सवाल जिसके लिए कोड ऑफ एथिक्स के डीप डाउन आपको एरिया में जाके किसी टेबल को देख के नहीं समझना क्या थ्रेट और सेफगार्ड है, यहाँ आप अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से उसका जवाब दे सकते हैं। तो एथिक्स में बहुत गहराई में उतरा भी जा सकता है, और एक मुनासिब लेवल की अंडरस्टैंडिंग लेके बाकियों को क्विकली स्किम भी किया जा सकता है। वो हम आखिरी दिन देखेंगे, आखिरी दिन लास्ट सेशन में देखेंगे कि अब आप जो है उसको किस तरह से लेके चल रहे हैं। इसमें जनरल सवाल है, सस्टेनेबिलिटी कमेटी के बारे में पूछा, और उन्होंने कहा कि ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी में किस तरह से एक्सपेक्टेशंस और इन सारी चीज़ों को लाया जा सकता है। तो ये तकरीबन मॉडल पेपर में हमारे पास डिफरेंट, ये फिर जिन्होंने SASB के डिस्क्लोजर टॉपिक पढ़ा, यूजिंग द SASB डिस्क्लोजर टॉपिक लेबर कंडीशन इन सप्लाई चेन एडवाइस, ये कंपनी ऑन स्पेसिफिक मैट्रिसेस इन नैरेटिव डिस्क्लोजर शुड इंक्लूड इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ये जहन में रहे कि जिस वक्त ये मॉडल पेपर बन रहा था तो ये ओपन बुक एग्जाम नहीं था, तो उस टाइम पे उन्होंने रट्टा स्पेसिफिक सवाल पूछा था। लकीली अब यहाँ पे भी आप ये देखें, सबसे छोटा सवाल यही है दिखने में, बाकी सब में तगड़ी तगड़ी बहसें हैं, देख रहे हैं। उन्हें यहाँ लगा था कि अब यहाँ क्या बहस करवाएं, इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड है, बच्चा मर जाएगा, कहाँ याद आएगा उसे। बट लकीली अब ये ओपन बुक हो गया, तो हमारे सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सकता था हमें एरिया, उससे हमारी बचत हो गई है, नहीं तो आपको 12 इंडस्ट्रियों के मैट्रिसेस ही रटना पड़ने थे। सर आपकी बुक के अंदर 96 क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा वाले मिला है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, लेकिन उनके अंदर मसला ये है जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं आपने बहुत ज़्यादा वेल वर्स्ड है, और ICAP को जिस तरह एम्बिग्युइटी बहुत पसंद है। ठीक है, कब पसंद है, कहीं पर भी नहीं। कब पसंद है, अब जब भी वो पेपर बनाता है उसके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट एम्बिग्युइटी। कब पसंद है, पहली अटेम्प्ट में? मैंने MF पहली में दिया था, वहाँ उसमें भी थी। खुदा का खौफ करें, पहली अटेम्प्ट में 57% रिजल्ट आया था पेपर का, लेकिन उसको पसंद है कभी ना। अब ये डिपेंड करता है एम्बिग्विटी किसे कहते हैं। वो इतनी फॉर एग्जाम्पल ये सवाल है ना मॉडल पेपर के, कोई भी बंदा ये सवाल देख के कहेगा यार घुमा दिया ICAP ने, समझ ही कुछ नहीं आ रहा। और क्लास में हम लोगों ने विदाउट इसका सोल्यूशन देखे इसके ऊपर बड़ी थॉरो डिबेट की। कब की? जब हमें वो कॉन्सेप्ट समझ आए हुए थे। तो इसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है ना, दैट कम्स फर्स्ट। सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी तो उसके बाद हम चीज़ों को लेके आगे बढ़ेंगे। दूसरा ये है कि जाहिर है प्रैक्टिस के सवाल के लिए अभी हमारा जो मेन सोर्स था वो ये वाले। इंटरेस्टिंगली आप ये भी देखेंगे और आपको ये समझ आ जाएंगे तो आप कहेंगे ओहो ये तो बड़े बेसिक से सवाल है। बहुत सारे बच्चे ICAP में जाके कहते हैं सर आप क्लासों में जो सवाल देते थे वो तो आसान होते थे, ICAP में अजीब से सवाल है। और क्लासों में कौन से सवाल देते थे? ICAP के ही। तो उनका सर पास पेपर की वीडियो में आपने जो डिस्कस किया होता तो बहुत ही मासूम से सवाल थे। अब सन 2009 से 2025 तक सारे पास पेपर डिस्कस कर दिए, वो आसान थे। पेपर वाला सबसे मुश्किल था, इसलिए कि ये क्लास के सुकून से प्यारे एनवायरनमेंट में बैठ के टीचर को सुना। जी जी बिल्कुल। अब अगेन इन्होंने कहा क्लियर हिंट है, जाहिर है 12 इंडस्ट्री में उसको ये एग्जैक्टली बताना है कि वो कौन सी एरिया के अंदर वो कर रहा है। दूसरा एक चीज़ थोड़ी सी नोट करने वाली है कि जिस टाइम पे किताब डेवलप हो रही थी उस वक्त ये क्लोज बुक एग्जाम था, तो SASB के अंदर हमारा ज़्यादा फोकस क्रैमिंग की तरफ था। मैंने फिर रेगुलर क्लास में एक डिस्कशन की थी कि हम इन क्रैमिंग वाले सवालों को किस तरह से मुशर्रफ इस्लाम कर सकते हैं, इनकी नेचर किस तरह से थोड़ी सी बदल सकती है। कुछ इसके अंदर जो बहुत स्पेसिफिक बातें हैं उनको डिलीट करके हम उसको कवर कर सकते हैं। फिर भी मैं ऐसे भी नोट कर लेता हूँ भाई, ये भी हम नोट कर लेते हैं। SASB के सवाल आपको डिफरेंट तरह के भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, अब अगेन वही वाली बात है ना, फिर आप कहेंगे मॉडल पेपर के सवाल भी बदल दें। मॉडल पेपर के सवाल कैसे लगे आपको? जैसे मैंने दिए, तो इसका मतलब है कि ICAP जो आपको असेसमेंट का दिखा रहा है कि मामला की इस तरह से है, वो उसी तरह से मैं भी आपको दिखा रहा हूँ। पॉइंट ये कि असल वैल्यू ड्राइव होगी प्रैक्टिस से।
ये सारी बातें हमने सवाल जवाब वाले टाइम पे करनी थी, थोड़ी सी जल्दी हमने शुरू कर दी, लेकिन बहरहाल ये है कि मतलब एक नया पेपर जिसमें आज तक आई कैप में सवाल ही नहीं आया, तो ऐसे में मैं आई कैप के पास पेपर का तो कोई भी सवाल उठा के नहीं पूछ सकता, तो मेरे पास क्या स्टैंडर्ड होगा, ठीक है, जो उन्होंने मॉडल पेपर दिया होगा, तो मॉडल पेपर से मैं असेस करूंगा कि वो किस लेवल पे पूछ रहे हैं, तो मैं सवालों को उस लेवल पे डेवलप करूंगा ना, कि एक तो उनका लेवल और मैं कहूँ नहीं एक आतिफ आब्दी का लेवल है, ठीक है, मतलब जो है ना आई कैप तो बहुत हल्की गेम है, आब्दी जो आपको जो है ना वो सवाल देगा, आप एक दफ़ा चीखें निकल जाएंगी, तो क्यों। और मज़े की बात है कि इस वक्त उनका ये लेवल और ज़रा हल्का रहना है। खैर इस वक्त तो आप जिस पेपर में ही आसान पेपर है, हुआ ये था कि MSA 1 जब पहली दफ़ा आई कैप ले रहा था तो वो एक नया एग्जाम पैटर्न था, आई कैप को भी बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, तो आई कैप ने ना एक मॉडल पेपर शेयर किया था कि हम इस तरह का पेपर लेंगे जिसमें इस तरह के सवाल होंगे। अटेम्प्ट तक इन्हें वो बंदा ही नहीं मिला जो उस तरह के सवाल बना दे, क्योंकि वो वाला मॉडल भी उन्होंने अंग्रेज़ों से बनवाया था। तो बच्चे जब पेपर देने गए तो मॉडल पेपर सामने आया हुआ था। MSA की पहली अटेम्प्ट में जो मॉडल पेपर वेबसाइट पे अपलोड हुआ था, बच्चों को वही पेपर मिला था जब वो आई कैप में गए थे। यानी कहने का मतलब जब चीज़ की फर्स्ट अटेम्प्ट होती है तो आई कैप इतना हल्का खेल रहा होता है। तो इंशाल्लाह ताला आई कैप थोड़ा सा टफ हो, हम भी मुकाबले पे टफ हो जाएंगे। आई कैप अभी मूड में नहीं और हम पहले से जो है ना कुछ ज़्यादा ही वो तैयार होकर बैठ जाए। इसकी भी 80-90% अगर कवरेज हो जाती है तो आप काफ़ी बेहतर पोजीशन में है। लेकिन अगेन थोड़ा सा हमारा फ्लो टूटता है, हम ब्रेक के करीब इस पर डिस्कशन करते हैं। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स क्या हैं, ओवरऑल कौन सी चीज़ें आपको जहन में रखनी है। अगर मैं एक फाइनल रिकमेंडेशन या कंक्लूजन की तरफ आऊँ तो 3-4 बातें बड़ी ज़रूरी हैं। अंडरस्टैंडिंग इज़ अ मस्ट, अंडरस्टैंडिंग सबसे ज़रूरी है। बगैर अंडरस्टैंडिंग के हर लेक्चर अजीब सा लगेगा, हर किताब में लिखा जुमला नहीं समझ आएगा, आई कैप के मॉडल पेपर का सवाल समझ नहीं आएगा, मेरे प्रोवाइडेड सवाल नहीं समझ आएंगे। एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब बड़े हो गए, अब घर वालों ने नहीं कहना बच्चों पढ़ लो, अब आपने ही पढ़ना है। और अगर ये पेपर पास करेंगे तो आपका ही एक पेपर पास होगा, और यकीन माने इस वक्त आइडियल टाइम है इस अटेम्प्ट में इसको पास करने का। तो अब ये अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ज़रूर ठहराएं। वो तमाम लोग जो दाखिला भेजने के बाद जो है वो अभी तक सोच रहे हैं कि पढ़ना हुआ करता होता है, मैं अक्सर इसे कहता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट इम्पॉसिबल टेंस, इसको प्रेजेंट में लेके आए कि मैंने बस पढ़ना है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो बस अब इस वाले साइड पे आना है। टेकिंग क्लासेस हाईली रिकमेंडेड, इसलिए कि वो आपका टाइम सेव करेंगे, इसलिए नहीं कि हमें इससे पैसे आते हैं, इसलिए कि आप जब क्लास लेंगे तो आपको 8-10 महीने की एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, आपको चंद महीने या 1.5-2 महीने के अंदर गेम समझ आ जाएगी कि हमने कैसे लेके चलना है। शुड बी फेमिलियर विद फॉर्मेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स का पता हो कि IFRS S1-2 की शक्ल क्या है, कोड ऑफ एथिक्स की शक्ल क्या है, एश्योरेंस वाले की शक्ल क्या है, SASB के स्टैंडर्ड्स किस तरह से चलते हैं, कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस तरह से दिखता है। ओवरऑल आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो अगेन वो वाला सवाल थोड़ा सा जल्दी आ गया था, यहाँ पे मैं चाह रहा था कि वो वाले सवाल लिए जाएं। ये जो किताब आपसे शेयर हुई है, इस किताब में क्या है, एक तो इसमें एक तो स्लाइड्स है ना, स्लाइड्स तो वो जो सामने चल रहा है वो है। किताब में आपको हमारा सिलेबस 12 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ हुआ मिलेगा। ग्रेड A, B, C तीनों के हमने 4-4 चैप्टर बनाए हैं। पहली ग्रेड में 3 चैप्टर बेसिक्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी को डील कर रहे हैं, और जो चौथा चैप्टर है वो डील कर रहा है IFRS S1 को। फिर जो उससे अगले 4 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर IFRS S2 को डील कर रहा है, और अगले 3 चैप्टर्स 12 इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके किया हुआ है। फिर उसके बाद आखिरी ग्रेड आ जाती है 2 स्टैंडर्ड एश्योरेंस के ऊपर और 2 एथिक्स के ऊपर। जो 2 एश्योरेंस के ऊपर, उनमें से पहला एश्योरेंस क्या है और दूसरे में उसका एंड रिजल्ट जो रिपोर्टिंग है वो। इसी तरह से जो एथिक्स वाला है उसका पहले चैप्टर में ज़रा ज़्यादा चीज़ें हैं, अब ओवरऑल वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और दूसरे में एथिक्स का वो एडवांस एरिया जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी किस्म की लंबी चौड़ी डिस्कशन है, जिसको मैं स्किप भी नहीं कर सकता था और मैं को बहुत ज़्यादा उसे पसंद भी नहीं कर रहा था कि आप लोगों को इतनी ज़्यादा चीज़ें देख के और आप परेशान हो। तो मैंने एक आखिरी चैप्टर बना के उसको साइड पे रख दिया कि ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जितना समझ आ गया उसकी बेस पे ये आखिरी 12वां चैप्टर अपनी कॉमन अंडरस्टैंडिंग से भी आंसर हो सकता है। तो नंबर 1, एक तो आपके पास 12 चैप्टर्स हैं जिसमें टू द पॉइंट अच्छे नोट्स हैं। किताब का वॉल्यूम ज़्यादा होने के पीछे वजह एश्योरेंस और एथिक्स है। एश्योरेंस और एथिक्स को हटा के देखेंगे तो पीछे वाले पोर्शन जो है ना वो मुनासिब उसमें आ रहे हैं। देन हर चैप्टर के एंड पे 3 सवाल, एक बड़ा सवाल, एक दरमियाना सवाल और एक छोटा सवाल, प्रैक्टिस के लिए कि आप उसे देखें, आप उसको प्रैक्टिस करें। उसका सलूशन भी किताब में अवेलेबल है, लेकिन 5 और इजाफी सवाल भी दिए हुए हैं सॉफ्ट कॉपी में।
उसमें QR कोड किताब में जगह जगह दिए हुए हैं, जिससे आप वो 3 चैप्टर्स के बाद अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहें, टू मी 12 चैप्टर में हर चैप्टर के 3 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए, काफ़ी है। पहली दफ़ा एक पेपर आया और आप पहली दफ़ा लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो इतने सवाल काफ़ी होते हैं। फिर भी अगर किसी को किसी भी एक चैप्टर में बहुत गहराई में उतरना है तो सॉफ्ट में वही किताब की जो सॉफ्ट कॉपी है वहाँ वो एडिशनल सवाल भी हैं। जैसे भाई ने कहा कि तकरीबन 96 बन जाते हैं, ये 96 बन जाते हैं इन 12 चैप्टर से मिला के, मॉडल पेपर भी है तो ये 100+ बन जाते हैं। तो ये किताब अलॉन्ग विद इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए देती है फॉर अ पेपर जिसका आज तक एक भी सवाल आईकेप में नहीं आया। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन किया, हमने थोड़ा सा देखा है कि ACCA में किस तरह के सवाल हैं, हमने थोड़ा सा और बॉडीज़ को देखा है, थोड़ा सा आईकेप के सिलेबस को देखा है, इसके मिजाज को देखा है, और फिर अपने जो मॉडल पेपर है उसको देख के एक डिसेंट प्रैक्टिस आपके लिए क्रिएट की है। वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में आईकेप जब पेपर लेगा और उसके बाद एक ट्रेंड सेट होगा तो ये सवाल और उस नए पैटर्न के मुताबिक निखरते चले जाएंगे। आपको तो कैफ की टीचर्स भी ऐसे चलते हैं, आपको पहले पढ़ा रहे होते हैं, फिर आईकेप एक अटेम्प्ट में अचानक से नई वैरायटी करा देता है, फिर बेचारे टीचर को अपना एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखना पड़ता है कि अभी तक मैंने आपको करा तो दिया IAS 23, लेकिन एक दफ़ा आईकेप ने इस तरह की वैरायटी उस स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड को जोड़ के यूँ पूछा था, तो टीचर बेचारे का स्कोप बढ़ जाता है, जबकि ओरिजिनली वो हमारे सिलेबस के स्कोप में उस तरह से कवर नहीं हो रहा होता। तो आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। देन इंडस्ट्रीज के अंदर मैंने कोशिश ये की थी कि समराइज वर्जन आपसे शेयर हो, एक 2 सफ़े के अंदर टेबल पेस्ट हुआ हो जिसमें आपको काम के सारे डिस्क्लोजर मिल जाएं। लेकिन अगर आप उनकी गहराई में ओरिजिनल स्टैंडर्ड के बने हुए ज़रा डिटेल नोट्स की तरफ जाना चाहें तो उसकी QR कोड भी मौजूद हैं। वो ये 3 चैप्टर्स के तकरीबन 125 सफ़े के भी नोट्स हैं। मैं किताब में डालते डालते रुक गया कि नहीं, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के बाद किताब बेकार हो जाएगी, तो किताब में डाली वो समरीज जो आपके काम के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड में ज़्यादा गहराई में उतरना हो आसान लैंग्वेज में तो वो 120 सफ़े के वो अलग से नोट्स भी मौजूद है। तो ये किताब अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चन, अलॉन्ग विद ये सारी चीज़ें जो है वो एफर्ट कर रही है, कोशिश कर रही है कि सस्टेनेबिलिटी की जर्नी आपके लिए थोड़ी सी आसान हो जाए। और चूँकि ये सस्टेनेबिलिटी का पेपर है, दरख्तों को कत्ल करना गलत बात है, तो मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो QR कोड्स के थ्रू जो है वो अलग से उसको अवेलेबल किया है। तो ये हमें ओवरऑल प्रैक्टिस करेगी, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रैक्टिस करके हमें ये पता लग जाना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें चीज़ें कहाँ पे हैं। पेपर में हम देखेंगे कौन से स्टैंडर्ड को हमें खोल के देखने की ज़रूरत है और कौन से वाले को खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। तो जनरल सवाल आप लोगों के, जैसे एक भाई ने सवाल पूछा कि जी वो जो सवाल हैं वो तो बड़े बेसिक लेवल के हैं जी, ख़ासतौर पे SASB के अंदर अब वो बेसिक लेवल के रह गए हैं, बाकी जगह अगर आपको बेसिक लग रहे हैं तो दिस मीन्स कि आपकी एक अच्छी तैयारी है। इंटरेस्टिंगली एक सवाल जो देखने में बड़ा आसान लग रहा होता है ना, उसे टाइप ज़रूर किया करें, क्योंकि उसके बाद फिर पता लगता है कि जो दिखने में आसान लग रहा है जब हम करने बैठते हैं तो उसके अंदर की छोटी छोटी सी चीज़ें मिस हो रही हैं। तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा टाइपिंग करके की जाए उतना अच्छा है जी। बाय डिफॉल्ट ओपन बुक निकाल के दिमाग से तैयारी करें जी, इन्होंने कहा कि हम ओपन बुक को दिमाग से निकाल के तैयारी करें। फियर आईकेप की तरफ से है या अपनी तरफ से है? 2 फियर हो सकते हैं। एक फियर ये है कि आईकेप अगर कहते हैं कि नहीं है ओपन बुक, दूसरा फियर ये है कि मैं क्यों उधर स्टैंडर्ड खोलूँ और स्टैंडर्ड खोला तो मेरे से तैयारी नहीं होगी। तो ऐसे में मैं हर एरिया में बताऊंगा कि यहाँ ओपन बुक हेल्प कर सकती है या नहीं कर सकती। तो हमारे सिलेबस में S1 S2 अगर आपके बहुत अच्छे तैयार हैं तो शायद आपको ओरिजिनल की तरफ जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर उसे 1 से 15 नंबर का सवाल आया और आपको पता है गिनती की चंद सफ़ों का है, तो अगर किसी जगह एहतियातन उसे खोल के देख लें तो फिर SASB के स्टैंडर्ड रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। हमने समझ लिया है पेपर में सवाल आए तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड को रेलेवेंट जगह से खोल के हिंट लिया जा सकता है। फॉर SASB मैं आपसे कहूँगा लाजमी ओपन कीजिएगा, जो अदरवाइज आपको फिर उन सारे चैप्टर्स को रट्टा मारना पड़ेगा। तीसरा एरिया जो कोड ऑफ एथिक्स और अश्योरेंस वाला है, भूल जाएं कि ओपन बुक है। अगर आपको क्लास समझ आ गई है, इधर जितनी स्लाइड शेयर हुई हैं वो समझ आ गई हैं, तो पेपर में आप उसको अपने तरीके से आंसर करें। चूँकि होगा ये कि अगर आपने अपने तरीके से आंसर किया तो आप 70% ठीक होंगे, और अगर आपने किताब के मुताबिक आंसर किया तो आप 85% ठीक होंगे। प्रॉब्लम ये है कि इस 70 और 85 के दरमियान की जर्नी नंबर तो 15% आपको ज़्यादा दे रही है, बट आपके पेपर का आधा घंटा कंज्यूम हो जाएगा किसी भी एक सवाल के ऊपर। अगर आप उसको कोड ऑफ एथिक्स में ढूंढना शुरू हो गए, पढ़ना शुरू हो गए, पढ़ के सोचना शुरू हो गए, फिर उसको अपने हिसाब से ड्राफ्ट करना शुरू हो गए, तो ये ख़तरनाक बात है। तो जो थर्ड पोर्शन है वहाँ ओपन बुक सिर्फ हौसला दे के घबरा गया, फंस गया तो इधर जाऊँगा, अदरवाइज आपकी इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो कि आपको उसको ओपन ना करना पड़े और आप अपनी तरफ से आंसर दें। हाँ, टाइम में मार्जिन हो, आप घड़ी देखें टाइम अच्छा खासा है तो ठीक है, अपनी बात को कंफर्म करने के लिए ओपन बुक यूज़ कर ली जाए। तो ओपन बुक सबसे ज़्यादा कहाँ काम आएगी? SASB के स्टैंडर्ड्स में।
उसके बाद कहाँ काम आएगी, जहां अगर आपको लगे तो खोल लेने में हर्ज नहीं है, वो IFRS S1 और S2 है, चूंकि वो इतने बड़े हैं ही नहीं। तो अगर आप एक चीज लिखते हुए थोड़ा और पक्का होना चाहते हैं, उसे ओपन कर ले, कोई मसला नहीं। और कहाँ सबसे दूर भागना है इससे, कोड ऑफ एथिक्स और अश्योरेंस, और उधर पहले अपनी कॉमन सेंस पे भरोसा करना है। इफ टाइम इज अवेलेबल तो आप अपनी एक्यूरेसी ऑफ द आंसर बेहतर कर लें, बट टाइम अगर अवेलेबल नहीं है, जो कि नहीं होगा अवेलेबल, जब आप इतने सारे सवालों में दिमाग इस्तेमाल करके टाइप कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो पेपर में टाइम मैनेजमेंट अच्छी खासी आउट होती है, कई दफा पूरा पूरा सवाल छोड़ जाता है। तो सवाल छोड़ने के बजाय अगर आपने कोड ऑफ एथिक्स के सवाल को देखा और अपनी कॉमन सेंस से आंसर कर दिया, तो आपने बुरा नहीं किया। अश्योरेंस वाले को जितना हमने समझा हुआ होगा क्रैश में, वो इंशाल्लाह इस काबिल होगा कि आप पेपर में काफ़ी हद तक बात कर देंगे। बहुत ही टू द पॉइंट ऐसी कोई बात आ गई ना कि क्राइटेरिया की, इफेक्टिविटी के अंदर की जो 4 बातें हैं वो क्या हैं, तो अगर बहुत इस तरह की गहरी बात है तो ओपन किया जा सकता है। तो ओपन बुक हमें हौसला दे रही है। तो आप ये मत कहें कि मैं ओपन बुक को सिरे से मत काउंट करूं। अगर आप फिर भी ओपन बुक से कोई दूर भाग रहा है तो सिवाय SASB के बाकी जगह भाग जाए, कोई मसला नहीं। बट SASB से दोस्ती कर ले, मैं दिखाऊंगा एक स्टैंडर्ड, एक जैसी शक्ल, उसके 12 के 12 स्टैंडर्ड की। आपको एक दफ़ा समझ आ जाए कि मैंने उसमें नेविगेट कैसे करना है, तो वो बड़ा आसान कहानी है। हाँ जी सर, चैप्टर 2 और 3 सिलेबस का पार्ट है? मुश्किल बात उन्होंने पूछ ली। चैप्टर 2 और 3 सिलेबस का पार्ट है या नहीं है? एक्सप्रेसली नहीं है, इम्प्लाइडली है। सस्टेनेबिलिटी कमेटी के मकासद पूछ लिए। अब ये एक ऐसी जेनेरिक बात है कि या तो आपने गवर्नेंस का एक पैरा पढ़ा हुआ, उसके मुताबिक आप लिख दें, या फिर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई हो। फिर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड डिस्कशन सिलेबस में है, लेकिन को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसली उन्होंने सिलेबस आउटलाइन में नहीं, जहाँ कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिखा था गलती से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग लिख दिया। तो ये जो चैप्टर 2 और 3 है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है, बट अगेन इसमें जो 3 है वो थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। 2 में रफ आइडिया है। 2 के अंदर फिर क्या है कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मैंने एक टेबल सा शेयर किया हुआ है। वो टेबल जो है वो अगर नहीं भी समझ आए तो मैं इन लेक्चर्स के दौरान कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सिलेक्टेड स्लाइड्स को डिस्कस कर रहूँगा, ताकि थोड़ी सी और तसल्ली हो जाए। तो 2 से अगर बचना चाहें और आपको बहुत उलझन हो रही हो तो ठीक है, लेकिन 1 मॉडल पेपर के अंदर भी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम आगे चलेंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपका अकाउंटिंग में डेबिट क्रेडिट आपको सिखा तो दिया जाता है, लेकिन सवाल कभी नहीं पूछता डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, बट वो चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो हमारा पहला चैप्टर समझ आ जाए तो उसके बाद दोबारा मत पढ़े, लेकिन समझने के लिए उसे एक दफ़ा पढ़ना होगा। चूँकि बेस बनी हुई होगी तो आप चाहे S2 का जवाब दे रहे हैं या S1 का जवाब दे रहे हैं, कुछ जगह आपको अपनी डीप इनसाइड नॉलेज चाहिए होगी, वो देंगे हमारे ये शुरू के 3 चैप्टर्स। तो ये मैंने डर के हमारे किताब में ये ऐड किए हैं ताकि बेस नॉलेज इतनी स्ट्रांग हो जाए कि पेपर में हम और सवालों को आंसर कर सकें। जी वहाँ से क्या जी, सस्टेनेबिलिटी का प्रॉपर पेपर क्या ACCA या इस तरह से है? ACCA आगे इसके प्रॉपर पेपर लाने के बारे में सोच रहा है। इस वक्त ये जो IFRS S1 और S2 है ना, ये वो एरियाज हैं जो अकाउंटेंट्स को भी पढ़ाए जा रहे हैं। इवन हमारे कैफ लेवल पे भी हल्का सा इनका तड़का है कि अपने ऐड कर दिया है, और CFAP का जो रिपोर्टिंग का पेपर है वहाँ पे भी इसके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। तो ACCA में ज़्यादातर जो हमारे सस्टेनेबिलिटी का तड़का नज़र आ रहा है वो IFRS S1 और S2 की वजह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये डीप डाउन SASB के स्टैंडर्ड इस लेवल पे हमारे सिलेबस में डाल देना वो थोड़ा ज़्यादा है। दूसरा जो कोड ऑफ एथिक्स और अश्योरेंस वाली बातें वो वही हैं जो ऑडिटर ने पढ़ी होती हैं, इन्होंने उसी को कॉपी पेस्ट किया है। तो हमारे पास जो नॉलेज बेस है उसमें और ACCA या किसी और बॉडी में जो फ़र्क है वो SASB के स्टैंडर्ड बिला वजह हमें 12 इंडस्ट्रियों के सिलेबस दे दिए गए, जबकि बाहर वाले उतना पढ़ते हैं जितनी काम की बात होती है। तो S1 S2 का आपको थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको अच्छे सवाल थोड़े से प्रैक्टिस के मिल जाएंगे। दुनिया में भी एरिया बहुत पहले का नहीं आया हुआ, तो अभी भी इसकी 1-2 अटेम्प्टों में ही कुछ ना कुछ चीज़ें पूछना शुरू है। आपने कोड को डिस्कस किया कि कोड के हवाले से भी पूछ सकता है, तो जो कोड में DE&I पॉलिसी है और उसके अलावा अभी रिसेंटली कोड में चेंज हुआ था, बिल्कुल, उसने कमेटी बनाने की कहती है, उसके ऊपर कुछ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया था? जी, अब अगेन बात यही है कि वो जब लीगल फ्रेमवर्क में आते हैं तो फिर लीगल फ्रेमवर्क में कॉन्सेप्चुअल साइड पे नहीं जाते हैं। लीगल फ्रेमवर्क पर देखते हैं जो हमें लॉ ने कहा है, तो लॉ ने हमें जो सस्टेनेबिलिटी कमेटी में रेगुलेशन 10A में कहा है, हम उसके मुताबिक जो है वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं कि हाँ भाई ये इसमें क्या लिखा हुआ है और किस तरह से है। तो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड एक बहुत ही डीप रूटेड सवाल एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो लीगल फ्रेमवर्क है। जी सर, एक और चीज़ है जो SASB के स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर 12 इंडस्ट्रीज कवर होती है, ठीक है। मॉडल पेपर में उसका क्वेश्चन है, उसने स्पेसिफिकली पूछ लिया था कि हम ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि 12 इंडस्ट्रीज है याद करना। जी बिल्कुल, तो वो स्पेसिफिक पूछ रहा है
अब उसको भी वो अब अगेन बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि जो मॉडल पेपर में सवाल था, यही बात मैंने अभी ये खुद भी की थी, उनको भी मैं ये कह रहा था कि सवाल बनाते वक्त थीम और था। अब जब SASB का सवाल आएगा तो वो इतना एक्यूरेटली नहीं कि अच्छा ये वाली इंडस्ट्री में एग्जैक्टली ये वाली चीज़, वो आपको हिंट देगा। हिंट भी कैसे देगा, आपसे इंडस्ट्री नहीं बताएगा। एक कंपनी है, वो कंपनी फलाना काम कर रही है, वो कंपनी फलाना काम करते हुए उसके चीफ सस्टेनेबिलिटी ऑफिसर ने सोचा कि उसकी रिपोर्ट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से मैट्रिसेस वगैरह होने चाहिए और इस कंपनी को इस वक्त HR और फलाना तरह के 2-3 बड़े इश्यूज़ का सामना है, तो अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में विद द हेल्प ऑफ SASB स्टैंडर्ड वो ऐसा क्या दें जिससे उनके यूज़र्स की नीड पूरी हो जाए। तो अब आपने पहले कंपनी के नाम और सारी वर्किंग से समझा इंडस्ट्री कौन सी है, फिर उस इंडस्ट्री में जो इन्होंने 2 मसले बताए उस मसले से आइडेंटिफाई किया डिस्क्लोजर टॉपिक, और अगेन नहीं भी जहन में आ रहा तो स्टैंडर्ड ओपन किया, उसके सामने टेबल में उसकी गिनती के 5-6-7 डिस्क्लोजर टॉपिक लिखे नजर आ गए। उस सिनेरियो का उनमें से जिन 1-2 से जिक्र है वहां से आपको फिर हिंट मिल जाएगा कि आप उनके वो किस तरह से कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल जो मैट्रिसेस वगैरह है, कि फॉर एग्जांपल हमने किसी जगह पे नंबर बताना है, किसी जगह पे इंपैक्ट वगैरह बताना ठीक है, सही है। क्या वो हमसे सवाल के अंदर वैसी कोई रिपोर्ट बनवा सकता है, कोई डाटा देके? जी, अब अगेन क्या वो हमसे पूरी रिपोर्ट बनवा सकता है? रिपोर्ट बनवाने की एक्सपेक्टेशन इस लेवल पे कम है, इसलिए कि अभी हम उस माहौल में ही नहीं है जहाँ सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टें चल रही हों। आज भी हमने जब रिपोर्ट्स को देखना होता है तो गिनती की 2-3 मल्टीनेशनल को देखते हैं और बाकी रिपोर्ट्स हम बाहर की दुनिया से एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कि वहाँ किस तरह से है। तो रिपोर्ट एक्सट्रैक्ट करवाना थोड़ा सा टू मच हो जाएगा। वो हमसे मैट्रिसेस या हमसे ये इन्फॉर्मेशन जरूर पूछ सकता है कि बताओ आपको कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और शायद ये पूछे क्यों देनी चाहिए। अब वहां नहीं लिखा होगा क्यों देनी होगी, वो क्यों देने के लिए आपको वही जो पहले 3 चैप्टर की जो बेस बनी हुई होगी वो काम आएगी। जी, मेरे ख्याल में सारे जो है ना वो ब्रेक होने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने कॉलेज की इंतज़ामिया से ख़ास तौर पे कहा है कि वो कैंटीन अवेलेबल ज़रूर रखें क्रैश कोर्स के दिनों में, कि अगर जो बच्चे मेरे से बहुत घबरा के बाहर निकलें तो वो जाके मुंह पे छीटा मार के आना चाहें, वो कोई जूस वगैरह पीने जाएं या कुछ और इस तरह से, तो कैंटीन उन्हें खुली हुई मिले। पता नहीं आप लोग अवेल करें या ना करें, लेकिन कम अज़ कम हमारी तरफ से एक नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हो जो आपके जज्बात का ख्याल रख सके। तो हमने ब्रेक की तरफ जाना है। हम अपनी ब्रेक से 5 मिनट आगे हैं, चूँकि हमने थोड़े से सवाल लिए थे। 7:50 हो रहे हैं, 8:05 शार्प 8:05 पे हम इकट्ठे हो जाएंगे। दो तरह की बातें, कैंटीन में भी चीज़ें अवेलेबल हैं, और फिर जो लोग अगर ये जो स्लाइडें हम यूज़ कर रहे हैं अगर इनकी कॉपी लेना चाहें तो वो बुक शॉप वाले भाई भी, उनको मैंने कहा था कुछ देर आप रुके रहें, अगर किसी को लेने की ज़रूरत पड़े, नहीं तो कल आप आते हुए भी ले सकते हैं। हो सकता है आज आपको फील ना हो, लेकिन कल सोच रहे हो कि यार मैं अकेला ही बैठा हूँ, हवा में ही सब चली जा रहा है, तो कम से कम सामने वो डॉक्यूमेंट से आपकी मदद हो सकती है। ठीक है जी।